हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो हाजिर हूं एक एक्शन मांगा के साथ, जैसा कि आप सब लोगों ने कहा था। तो इसकी पहली एपिसोड को मैं फुल बनाने वाला हूं ताकि आप लोग इसे एंजॉय कर सकें और मुझे कमेंट करके बता सकें कि इसकी बाकी के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं या नहीं। तो याद से पूरी वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा मेरे 3 चैनल हैं जो कि जी फ्लिक्स, अरसलान लाइव और विलूंगा सी के नाम से हैं, जहां पर मैं डिफरेंट तरह की वीडियोस अपलोड करता हूं। आप लोग मेरे उन चैनल्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत थोड़े से सैड सीन से होती है। एक छोटी लड़की रोती हुई अपने भाई से कहती है, उसके भाई का नाम बीमिंग होता है। वो से कहती है, बीमिंग जल्दी से उठो वरना ये लोग हमारे घर को जला देंगे। इन सारे गंदे लोगों ने हमारे अंकल आंटी की सारी बुक्स को जला दिया है। अगर तुम जल्दी से नहीं उठे तो ये हमारे घर को भी जला देंगे। बीमिंग आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। उसकी बहन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, चलो शुक्र है तुम्हें होश तो आई। बीमिंग जैसे अपनी पूरी आंखें खोलता है वो कहता है, तो इसका मतलब मैं मरा नहीं। उसके सामने 3 गुंडे होते हैं। उन तीनों गुंडों से इसने पैसे उधार लिए होते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम इतनी आसानी से मर भी नहीं सकते जब तक कि हमारे पैसे वापस न कर दो। अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर को जला देंगे। दूसरे वाला उसे कहता है, मुझे मत भूलना, तुमने मुझसे भी पैसे उधार लिए हुए हैं। छोटी लड़की का नाम शुई है। शुई जल्दी से सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे भाई को तंग मत करो और मैं तुम्हें इस घर को जलाने नहीं दूंगी। अंकल आंटी ने ये घर बीमिंग को दिया है। बीमिंग शुई को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि शुई अभी तक जिंदा है, क्योंकि जिस लाइफ से बीमिंग वापस पास्ट में आया है उस लाइफ में वो मर चुकी थी। बीमिंग कहता है, ये तो लोहे सिटी है जहाँ पर मेरा घर है। मैं तो इस जगह को 10 साल पहले छोड़कर चला गया था एक हंटर बनने के लिए। और साथ ही उसका सर फिर से दर्द करना शुरू कर देता है। बीमिंग कहता है, पता नहीं मेरा सर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है। उससे एक मेमोरी दिखाई देती है जहाँ पर बीमिंग जख्मी हालत में पड़ा होता है, जबकि उसके इर्द गिर्द 5 लोग खड़े होते हैं जिनके शेडोज दिखाए जा रहे होते हैं। और साथ ही बीमिंग को याद आ जाता है कि मैं तो 5 लॉर्ड्स के साथ ग्रीन हिल माउंटेन की तरफ जा रहा था। हम लोग हंटिंग के लिए जा रहे थे, वहाँ पर एक फॉक्स को पकड़ना था, लेकिन उन 5 लॉर्ड्स ने रास्ते में मुझे धोखा दिया और मुझे मार डाला। बीमिंग ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैंने उन 5 लॉर्ड्स के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने उनके लिए कितने ही डीमंस को मारा है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वही 5 लॉर्ड जो कि मेरे साथी हैं वो मुझे धोखा देंगे और एंड पर मुझे मार डालेंगे। बीमिंग कहता है, मुझे लगता है कि उन 5 लॉर्ड्स को मुझसे डर लगता है क्योंकि मेरी हंटिंग टेक्निक्स उनसे ज्यादा पावरफुल थी और मेरी पावर उनसे बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे मार डाला ताकि मैं उनसे आगे न बढ़ जाऊं। लेकिन अब जबकि मुझे दूसरा मौका मिला है तो मैं उनसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। मैं उन 5 लॉर्ड्स को एक गॉड लेवल का हंटर बनकर दिखाऊंगा। बीमिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर शुई अभी तक जिंदा है तो इसका मतलब मैं पास में 10 साल पीछे आया हूँ, क्योंकि 10 साल पहले मेरी बहन शुई की मौत हुई थी। सामने खड़े गुंडों में से एक कहता है, ये बीमिंग हंस क्यों रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। दूसरे वाला कहता है, इसने हमसे पैसे लिए हैं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये पागल है या फिर जानबूझ के ऐसे कर रहा है, मुझे तो बस अपने पैसे वापस चाहिए। उन गुंडों में से जो मेन गुंडा होता है वो उसे कहता है, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ये बच्ची जो कि बिल्कुल छोटी और कमजोर सी है, अगर मैं इसे ब्लैक मार्केट में भी बेचूंगा और इससे धंधा करवाऊंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। बीमिंग उसे कहता है, तुम इसे बेचने की बात कर रहे हो, तुम में से अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और फिर उन सबको कुत्तों को खिला दूंगा। शुई अपने भाई की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि 10 साल पहले उसका भाई बिल्कुल एक चंपू हुआ करता था, लेकिन अब जबकि वो पास्ट में आया है लेकिन अभी भी उसके पास अपनी हंटर की मेमोरीज और स्ट्रेंथ है। मेन गुंडा उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बात करने की। कुछ दिन पहले तो तुम मुझसे पैसे लेने के लिए भीख मांग रहे थे और आज देखो तुम्हारा लहजा ही बदल गया है। क्या तुम हमारे पैसे वापस नहीं करना चाहते। बीमिंग उसे कहता है, मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों से कितने पैसे लिए हैं, टोटल 3 मिलियन है। कल मेरे पास वापस आ जाना अपनी रेसिप्ट लेकर, मैं तुम सब लोगों को पैसे वापस कर दूंगा। वो गुंडे उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि तुमने हमसे कितने पैसे लिए थे, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर सूद की रकम बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है। वो जल्दी से अपनी अपनी रेसिप्ट निकालते हैं और कहते हैं, ये तो टोटल 3 मिलियन ही बन रहे हैं, लेकिन इसे कैसे पता चल गया, कहीं ये लड़का हमारे दिमाग तो नहीं पड़ रहा। बीमिंग कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट टाइम इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। मैंने इनसे जितने पैसे लिए थे इन्होंने उसके ऊपर सूद की रकम बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। बड़ा गुंडा उसे कहता है, कहीं तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तुमने कहा कि तुम 3 दिन में हमारे सारे पैसे वापस कर दोगे, लेकिन तुम 3 दिन में इतने पैसे कैसे वापस करोगे। ये 3 मिलियन है, कोई 3000 नहीं। वहीं पर नोबल फैमिली की एक लड़की जिसका नाम डोंगफेंग जियो होता है, वो पीछे से आती है और उनसे कहती है, अगर ये पैसे नहीं दे पाया तो इसका सारा कर्जा मैं अदा करूंगी। वो सारे उस नोबल लड़की को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। तो डोंगफेंग जियो
बाइमिंग की मंगेतर की छोटी बहन है। बीमिंग कहता है मेरी इसकी बड़ी बहन के साथ एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स की मौत हुई तो इन लोगों ने उस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया। अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बड़े वाला गुंडा डोंगफेंग जियो से कहता है अगर मुझे पहले पता होता कि आप इस बाइमिंग को जानती हैं तो हम लोग यहाँ पर कभी भी इस तरह आकर तमाशा नहीं करते। प्लीज मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दें। मुझे पहले इस बारे में पता नहीं था। लेकिन ज़्यूस के पास से आगे गुजर जाती है। ज़्यूस सीधी जाकर बाइमिंग के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है लोहे सिटी से दफा हो जाओ और कभी वापस मत आना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे सारे का सारा कर्जा मैं दे दूंगी। तुम्हें अपने 3 मिलियन की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाइमिंग उसे कहता है कहीं तुम्हें मेरे घर में जो छुपा हुआ खजाना है वो तो नहीं चाहिए। ज़्यूस से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमारा नाम खराब करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे इस घर को खरीदेगा कौन? ये तो बस मेरी बहन ने मुझे यहाँ पर बेच दिया और मेरे डैड को भी तुम्हारे इस घर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए हम तुम्हारे इस घर के बदले में तुम्हारे 3 मिलियन देने को तैयार हैं। वैसे इस कबाड़खाने में कुछ भी नहीं रखा हुआ। शुई बाइमिंग से कहती है बाइमिंग हम लोग इस घर को नहीं बेच सकते, अंकल आंटी ने जो हमें दिया था। बीमिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर को हमसे कोई भी नहीं ले सकता। ये घर हमारा रहेगा। बीमिंग जल्दी से दूसरी तरफ घूमता है और ज़्यू से कहता है यहाँ से तुम्हें दफा होना चाहिए। ये घर हम नहीं बेचेंगे और मैं अपना कर्जा खुद ही अदा कर लूंगा। ज़्यू चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब के सामने मेरी इस तरह बेइज्जती करने की? बीमिंग उसे कहता है क्या मैं अपने अल्फाज को दोहराऊं इससे पहले कि मैं दोबारा वही कहूँ? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और साथ ही वो बाकी के गुंडों से कहता है तुम लोग 3 दिन बाद वापस आ जाना अपनी रिसिप्ट लेकर, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। मेन गुंडा उसे कहता है अच्छा ठीक है हम लोग 3 दिन के बाद वापस आएंगे, लेकिन अगर 3 दिन के बाद तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर हम तुम्हारे इस घर को जला देंगे। और वो अपने गुंडों को लेकर वहाँ से चला जाता है। ज़्यू भी जाने से पहले बीमिंग से कहती है ये देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा कि तुम्हारे जैसे बंदे को 3 मिलियन देगा कौन। अब देखते हैं तुम कहाँ से 3 मिलियन लेकर आते हो, वो भी सिर्फ 3 दिन में। बीमिंग बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे कहता है मैं चाहे जहाँ से भी पैसे इकट्ठे करके लाऊं, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? तुम बस यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात सुनकर ज़्यू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गालियां देती हुई वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर बीमिंग और उसकी बहन शुई अपने घर में अकेले रह जाते हैं। शुई उसके लिए खाना बना रही होती है। शुई बीमिंग से कहती है तुम पिछले कुछ दिन से इसी तरह बेहोश थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को बनाती हूँ ताकि तुम्हें उससे ताकत मिले। जबकि बीमिंग दरवाजे में खड़ा अपनी बहन को देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन साथ ही वो अपने कंधे की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस सीरीज में हर हंटर के पास एक स्पेशल स्पिरिट होती है जो यहाँ तो कोई फेरी हो सकती है या फिर कोई डीमन हो सकती है। बाइमिंग के कंधे के ऊपर भी एक छोटी सी फेरी बैठी होती है। वो उसे उठा लेता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसका नाम स्नोबॉल होता है। बीमिंग उसे हाथ में पकड़कर कहता है तुम तो अपनी फाउंडेशन स्टेट में हो, तुम अभी तक इवॉल्व नहीं हुई, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? साथ ही वो उससे पूछता है क्या तुम अपनी असली फॉर्म में नहीं आ सकती? लेकिन साथ ही बाइमिंग को समझ आ जाती है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। स्नोबॉल के पास एक स्पेशल पावर है कि वो टाइम को पीछे कर सकती है और उसने अपनी सारी पावर को यूज करते हुए बीमिंग को 10 साल पीछे ले आई है, जिसकी वजह से वो अपनी फाउंडेशन स्टेट में चली गई है और उसे अपनी पावर्स को रीजनरेट करने में बहुत वक्त लगेगा। बीमिंग कहता है उन 5 लॉर्ड्स को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्नोबॉल के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो टाइम में पीछे जा सकती है और किसी को भी टाइम में पीछे ले जा सकती है, नहीं तो उन्होंने सबसे पहले मेरी बैटल स्पिरिट को मारना था। बीमिंग अपने ध्यान खड़ा होता है। शुई से कहती है क्या ये एक बैटल स्पिरिट है? और साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन तुम तो एक हंटर नहीं हो, तुम्हारे पास बैटल स्पिरिट क्यों है? बीमिंग उसे कहता है हाँ मैं भी एक हंटर हूँ और ये मेरी एक बैटल स्पिरिट है, इसका नाम स्नोबॉल है। अगर तुम अकेले बोर हो जाती हो तो तुम इसके साथ खेल सकती हो, ये बहुत ही अच्छा खेलती है। शुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? बीमिंग उसे आगे की तरफ करता है और स्नोबॉल उसके कंधे पे चढ़ जाती है। बीमिंग हंसते हुए उससे कहता है हाँ तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम इस बैटल स्पिरिट के साथ खेल सकती हो। और साथ ही वो स्नोबॉल से कहता है ये मेरी इकलौती बहन है और इसके साथ अच्छे से पेश आना, इसे तंग मत करना। स्नोबॉल भी आगे से उसे चिरप चिरप कहती है क्योंकि स्नोबॉल अभी बोल नहीं सकती। बीमिंग अपनी बहन से कहता है तुम यहाँ पर इसके साथ खेलो, मुझे अभी कुछ तैयारी करनी है। और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला जाता है। बीमिंग कहता है 10 साल पहले मेरे पास पैसे नहीं थे इन सब का कर्जा अदा करने के लिए, इसलिए मैं लोहे सिटी को छोड़कर यहाँ से भाग गया था और मैंने अपने इस घर को भी खो दिया और अपनी बहन को भी। लेकिन इस बार सब कुछ डिफरेंट है क्योंकि मुझे पता है कि इस घर के अंदर बहुत सारे डिवाइन वेपन्स हैं जो कि मेरे अंकल आंटी ने छुपा कर रखे हैं। और इसके अलावा मेरे मॉम डैड ने भी बहुत सारे ब्लैक मार्केट से वेपन्स खरीदे थे जो कि इसी घर में छुपा कर रखे हैं। बीमिंग जैसे ही ऊपर वाले रूम में जाता है तो सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। बीमिंग कहता है मुझे लगता है कि मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो वो नहीं मिलेगा, यहाँ तो हर एक चीज बिखरी पड़ी है। वहीं पर सामने एक बॉक्स पड़ा होता है और उसके अंदर एक वेपन रखा होता है। बीमिंग जल्दी से उस डैगर को उठा लेता है और कहता है ये तो डेकोरेटेड स्टील डैगर है। बीमिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है
हाँ, पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि ये एक बहुत ही खास वेपन है। अब जबकि मेरे पास ये वेपन है, मुझे कुछ अर्सा के लिए किसी और वेपन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शार्प वेपन है। इससे मैं मॉन्स्टर्स को मारकर पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ। उसी वक्त बाहर दरवाजे पे नॉक होती है। उसका एक दोस्त आता है और कहता है, बीमिंग और शुई, क्या तुम घर पर हो? अगर घर पर हो तो जल्दी से दरवाजा खोलो। बीमिंग उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो गुजोंग है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शुई जल्दी से दरवाजा खोल देती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बीमिंग भी ऊपर से नीचे उतर आता है। गुजोंग उसके सर पे हाथ फेरते हुए से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है। गुजोंग शुई से कहता है, तुम्हारा भाई कहाँ पर है? मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है उसके लिए। साथ ही वो सीढ़ियों की तरफ देखता है तो बीमिंग नीचे उतर रहा होता है। वो उसे कहता है, बीमिंग जल्दी से मेरे साथ आओ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। बीमिंग उसे देखकर ही कहता है, मैं तुम्हारे साथ दोबारा ध्यान लगाने के लिए नहीं जाने वाला, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, मुझे मजदूरी करने के लिए अपने साथ ले जाते हो। गुजोंग आगे बढ़ता है और उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है और कहता है, नहीं, इस बार ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें दिहाड़ी लगाने के लिए नहीं ले जा रहा। और साथ ही गुजोंग शुई से कहता है, मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जा रहा हूँ, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम पीछे से अपना ध्यान रखना। शुई उन दोनों से कहती है, तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। गुजोंग बाइमिंग को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। बीमिंग उसे कहता है, यार बताओ तो सही, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? गुजोंग हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुमने सोरिंग वुड सर्पेंट का नाम सुना है? एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर। बीमिंग उससे पूछता है, क्या किसी ने उसको मार दिया? क्या कोई हंटर वहाँ पर है? गुजोंग उसे कहता है, हाँ, वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स हैं, क्योंकि उस सांप ने बहुत सारे हमारे हंटर्स को मारा है, इसलिए लोहे सिटी में जितनी भी बड़ी फैमिलीज हैं वो सारी वहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि सारे हंटर्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, वो सब लोग मिलकर सोरिंग वुड सर्पेंट को मारने वाले हैं। अब क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले भागता हुआ तुम्हारे पास आया, क्योंकि तुम हमेशा से एक हंटर बनना चाहते थे। बीमिंग कहता है, वैसे भी मैं किसी डीमन या मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था ताकि उसे मारकर कुछ पैसे हासिल कर सकूं। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि ये सर्पेंट मेरे हाथ लग गया। गुजोंग से कहता है, अगर हमने इस बड़े सांप को मार दिया तो इसकी हर एक चीज को बेच सकते हैं, इसके स्केल्स को, इसके ब्लड को और इसकी चमड़ी को भी बेच सकते हैं। अगले 1-2 हफ्ते तक हमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ ही गुजोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि बीमिंग आगे बढ़ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हो? चलो जल्दी से जाकर उस बड़े सांप को मारते हैं। गुजोंग भी उसके पीछे भागना शुरू करता है और कहता है, तुम इतना तेज क्यों भाग रहे हो? वैसे भी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। बीमिंग उससे कहता है, वहाँ पर पहुंचकर बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई और उस सांप को मुझसे पहले मारे। गुजोंग उसे कहता है, तुम अकेले उसको कैसे मार सकते हो? चलो वापस आ जाओ। वहीं पर नेक्स्ट सीन फाइटिंग का दिखाते हैं, जहाँ पर एक हंटर आकर गिरता है। उस सांप ने उसको पटक कर मारा होता है, जबकि बाकी के सारे हंटर उस बड़े सांप के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है, जल्दी से इसको ब्लॉक करो, वरना ये हम सबको मार डालेगा, और इसके जहर से बचकर रहना, अगर इसने काट लिया तो बचने का कोई चांस नहीं। वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स इकट्ठे हुए होते हैं, वो सारे जख्मियों को वहाँ से निकाल रहे होते हैं और कुछ उस पर अटैक कर रहे होते हैं। एक हंटर भागता हुआ अपनी तलवार लेकर आता है और कहता है, मैं इस पर अटैक करता हूँ। जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, उस सांप के स्केल्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसकी तलवार टूट जाती है। वो हंटर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, ये तो मेरा अंत है, क्योंकि वो सांप उसी की तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त एक और हंटर अपनी बैटल स्पिरिट, जो कि एक वुल्फ होता है, उसके साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सांप हवा में ही अपनी पूंछ के साथ उस पर अटैक करता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। वो हंटर और उसकी बैटल स्पिरिट दोनों ही पीछे जाकर गिरते हैं। एक हंटर उसे खींचते हुए पीछे मिट्टी की डेयरी के पास ले जाता है और उसे वहाँ पर बिठा देता है, और वो उसे वहाँ पर बिठाकर वापस भाग जाता है। जबकि वहीं पर बैठा हुआ पहले से एक जख्मी आदमी उसे कहता है, मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वहीं पर एक बुढ़ा हंटर भी होता है, वो उन सब से कहता है, जरा ध्यान से, ये सांप अब पागल हो चुका है। और वाकई में वो सांप पागलों की तरह उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो कभी इस तरफ अपना सर पटकता है तो कभी दूसरी तरफ, और उसके सामने जितने भी हंटर्स आते हैं वो सारे जख्मी होकर साइड पर गिरी जाते हैं। एक हंटर जो कि उसे डॉज कर लेता है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके स्केल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं, अगर तुमने इसको डॉज कर लिया तो तुम बच जाओगे, अगर डॉज नहीं कर पाए तो तुम्हारी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। एक और हंटर उन सबसे चिल्लाकर कहता है, तुम सब लोगों को बचकर रहना होगा, अगर इसका पॉइजन तुम्हारी बॉडी पर गिर गया तो गार्ड भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और यहीं पर हमारा हीरो बीमिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने डैगर को निकाल कर कहता है, लगता है कि मेरा टाइम आ गया, और वो अपना वेपन निकाल कर उन सारे हंटर्स के सामने बड़े स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है। वो सारे हंटर्स उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये पागल लड़का कौन है, कहाँ से आया है ये, इसको क्या लगता है कि ये अकेले स्नेक मॉन्स्टर को मार पाएगा। बीमिंग ने क्योंकि फ्यूचर में पहले भी इस सांप को मारा हुआ है, वो बड़े गौर के साथ उसके स्केल्स की तरफ देखता है। उसके स्केल्स के दरमियान में एक बहुत ही बारीक सी जगह होती है। जैसे ही उसे ओपनिंग मिलती है वो आगे बढ़ता है और अपने ब्लेड से एक स्लैश लगाता है, और उसकी स्लैश उसके स्केल्स के अंदर से होती हुई उसके अंदर की स्किन को काट देती है। वो सांप उस नाइफ के लगने से जख्मी हो जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है और साथ ही अपनी पूंछ से बीमिंग पर अटैक करता है, लेकिन बीमिंग जल्दी से जंप करके उसे डॉज कर लेता है। बीमिंग उस सांप से कहता है, तुम तो पहले ही मर चुके हो या फिर मरने वाले हो,
तो क्या आप मुझ पर अटैक करके मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? वो सांप मरने से पहले कुछ इधर उधर फड़फड़ाता है, जिससे कुछ दूसरे हंटर जख्मी हो जाते हैं और वो आखिरकार नीचे गिर जाता है। बीमिंग उसके सामने खड़ा होता है, जबकि वो स्नेक उसके सामने मरा पड़ा होता है। बाकी के सारे हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वहीं पर एक ब्लू बालू वाला हंटर उसकी तरफ देखकर कहता है, ये कौन सी बड़ी फैमिली से है, ये कौन सा हंटर है, इसने इस सांप को अकेले ही मार डाला, जबकि हम सब लोग मिलकर इसको नहीं मार पाए। गूज़ोंग भी भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? बीमिंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक छोटा सा सांप था। अब कुछ लोगों को ढूंढो ताकि हम इस सांप को वापस घर ले जा सकें और फिर इसके टुकड़े करके इसको बेचेंगे। वो बूढ़ा हंटर जो कि पहले पीछे उनको मशवरे दे रहा था, वो आगे बढ़ता है और कहता है, अब तुम कहाँ से टपक पड़े? तुम्हें किसने इजाजत दी इस सोरिंग सर्पेंट को मारने की? ये शिकार हमारा है। बीमिंग गुस्से के साथ उसे कहता है, कहीं तुम यहाँ पर मेरे मारे हुए शिकार को चुराने के लिए तो नहीं आए? वो बूढ़ा हंटर सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का आया कहाँ से है, कौन है ये लड़का, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इतने सारे मिलकर इस सांप को नहीं मार पाए और इसने अकेले ही उसको मार दिया। लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है, लेकिन मुझे इसकी पावर सेंस क्यों नहीं हो रही? क्या इसने अपनी पावर को छुपा कर रखा है? यहाँ पे ये है ये अपनी प्राइमरी स्टेज में। और साथ ही उस बूढ़े हंटर की नजर उसके वेपन पर पड़ती है। वो देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, इस लड़के के पास तो एक गॉड लेवल वेपन है। वो बूढ़ा हंटर बीमिंग से कहता है, जैसे कि तुम्हें पहले से ही पता है, जब तुम यहाँ पर आए तो हमारे बहुत सारे हंटर इस सांप को मारने में लगे हुए थे और हमारे बहुत सारे हंटर इस दौरान मारे भी गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं। तुम अचानक से यहाँ पर आए और इस सांप को मारकर सारा रिवार्ड रखना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कंपनसेट करना चाहिए? बीमिंग हंसते हुए उससे कहता है, किस चीज का कंपनसेशन दूं तुम्हें? बूढ़ा हंटर भी हंसते हुए उससे कहता है, हमारे लोहे सिटी में हंटर्स की ट्रेनिंग करवाना कोई आसान काम नहीं है। हंटर्स बनने में बहुत टाइम लगता है और आज हमारे बहुत सारे हंटर मारे गए हैं। अगर तुम अपना स्टील टैगर हमें दे दो तो हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे और हो सकता है कि इस सांप को बेचने पर थोड़े से पैसे तुम्हें भी दे दे। वो बूढ़ा हंटर सोच रहा होता है, अगर हमारे हाथ से गॉड लेवल का वेपन लग जाए तो हमारी हंटिंग टीम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी इस लड़के ने इस वेपन की मदद से इस सोरिंग सर्पेंट के स्केल्स को काट दिया है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बीमिंग उससे कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें मेरा स्टील फैंग डैगर चाहिए? गूज़ोंग चलाकर बीमिंग से कहता है, हम लोग इन्हें कुछ भी नहीं देने वाले, ना ये सांप और ना ही ये डैगर, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आकर इस सांप को नहीं मारते तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हंटर मारे जाते, इसलिए हम इन्हें कुछ भी नहीं देंगे। वो बूढ़ा हंटर गूज़ोंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक काम इंसानी कचरा हो, हमारे जैसे नोबल्स के सामने इस तरह बात करके तुमने अपनी कब्र खुद खोद दी है। और साथ ही एक हंटर आगे बढ़ता है और गूज़ोंग के पेट में एक जबरदस्त किक मारते हुए उस बेचारे को पीछे फेंक देता है। गूज़ोंग के वहाँ पर गिरने से पहले बीमिंग चिल्लाकर उसकी तरफ भागता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? गूज़ोंग उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हंटर जिसने गूज़ोंग को किक मारी होती है वो उसे कहता है, तुम तो इतने भी बुरे नहीं हो, मेरी 30% पावर को तुमने बर्दाश्त कर लिया, क्यों ना तुम मेरे फॉलोअर बन जाओ आज, क्योंकि मैं अच्छे मूड में हूँ। हो सकता है मैं तुम्हें अपना छोटा सा पपी बना लूं और तुम्हें हड्डियां फ्री में मिला करेंगी। बीमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और साथ ही वो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ अटैक करने के लिए जंप करता है। बूढ़ा शिकारी उसे कहता है, होंगबिन जल्दी से देखो, तुम पर अटैक करने वाला है। लेकिन होंगबिन बूढ़े हंटर की तरफ देखता है और उसे कहता है, मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है, ये तो प्राइमरी स्टेज का एक हंटर है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये मुझे नुकसान पहुँचा सके, ये तो सिर्फ एक कचरा है। बीमिंग अपने पास से अपनी बैटल स्पिरिट को भी निकाल लेता है। होंगबिन स्नोबॉल की तरफ देखता है और कहता है, इसकी तो बैटल स्पिरिट भी बहुत ज्यादा कमजोर है। वो अपनी बैटल स्पिरिट निकालता है जो कि एक वुल्फ होती है। होंगबिन अपने वुल्फ से कहता है, जाओ और जाकर इसकी छोटी सी स्पिरिट को खा जाओ। बीमिंग हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुम अपने वुल्फ को यहाँ पर मरवाकर शर्मिंदा होना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी स्नोबॉल इतनी ज्यादा वीक है? वो अपनी स्नोबॉल से कहता है, जाओ स्नोबॉल, खाने का टाइम हो गया। मुझे पता है कि तुम्हें इस वुल्फ का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और स्नोबॉल चिट चिट करती हुई सीधी उस वुल्फ की तरफ जाती है। एक हंटर आगे बढ़ के उसे मारने लगता है। होंगबिन उसे रोक देता है और कहता है, इसकी स्नोबॉल तो मेरी मुट्ठी से भी छोटी है, मेरा वुल्फ तो इससे एक ही नवाले में निकल जाएगा। और साथ ही वो अपनी बड़ी सी तलवार निकालकर बीमिंग पर अटैक करता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हंटर्स की दुनिया इतनी ज्यादा आसान है कि कोई भी हंटर बन सकता है? लेकिन बीमिंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर अटैक करता है और उसका हाथ काट देता है, जिससे उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। वो अपने खून बहते हुए हाथ को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। बीमिंग उसके सर पे खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम लोगों को मेरा डैगर चाहिए था, मैंने तुम्हें अपना डैगर दे दिया, क्या तुमने इसका अच्छे से मजा लिया? होंगबिन चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक लो क्लास फैमिली से हो, एक नोबल हंटर पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साथ ही वो अपने वुल्फ से कहता है, जल्दी से स्नोबॉल को खाकर यहाँ
पर आओ और इस लड़के के टुकड़े काट दो, मैं इसे कुत्तों को खिलाऊंगा। लेकिन वो वुल्फ स्नोबॉल को पकड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि स्नोबॉल बहुत ज्यादा छोटी है। वो कभी उछल कर इस साइड पे हो जाती है और कभी उस साइड पर, और फिर स्नोबॉल ऊपर की तरफ जंप करती है और ऊपर से फुल स्पीड के साथ नीचे की तरफ आती है और उस वुल्फ के सर में अटैक करती है। और सिर्फ उसके एक ही अटैक से वो वुल्फ ढेर हो जाता है। साथ ही वो उसके अंदर से उसकी कोर एनर्जी को निकाल लेती है जिससे एक क्रिस्टल बनता है। डोंगबिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो मेरी बैटल स्पिरिट को मार दिया और उसकी बेस्टियल कोर को भी निकाल लिया। और साथ ही स्नोबॉल उस क्रिस्टल को खाना शुरू कर देती है। गूजोंग बीमिंग से पूछता है तुम्हें ये बैटल स्पिरिट कहाँ से मिली? इसने तो सिर्फ एक ही बैश से उस वुल्फ को मार दिया जो कि इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बीमिंग उसको अपने कंधे में बिठा लेता और कहता है इसके साथ मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। फिर गूजोंग और बीमिंग दोनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं। बीमिंग गूजोंग से पूछता है अब तुम इस बंदे के साथ क्या करना चाहोगे? इसने तुम्हें किक मारी थी, क्या हम इसे मार डालें? गूजोंग उसे कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग किसी हंटर को नहीं मार सकते। क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये होंग फैमिली का यंग मास्टर है। अगर हमने इसको नुकसान पहुंचाया तो हम लोग दोबारा कभी लोहे सिटी में दाखिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने तो सिर्फ मुझे किक मारी थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम इसे छोड़ देते हैं। बीमिंग उससे कहता है होंग फैमिली तो बहुत ही छोटी सी फैमिली है, हमें इस तरह की किसी भी फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरी बहन शुई की बहुत ज्यादा हेल्प की है और साथ ही तुम मेरे दोस्त नहीं मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। और साथ ही वो गुस्से के साथ वहाँ पर मौजूद जितने भी हंटर्स होते हैं उन सब से कहता है अगर फ्यूचर में किसी ने भी गूजोंग के खिलाफ कुछ बुरा कहने की कोशिश की मैं उसकी जुबान काट दूंगा। किसी ने इसे हाथ लगाया मैं उसके हाथ काट दूंगा, किसी ने इसे किक मारी तो मैं उसकी टांगे काट दूंगा। होंगबिन उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने लोगों से कहता है तुम सब लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो, जल्दी से इस पर अटैक करो। वो सारे हंटर्स उसकी बात सुनकर बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर बीमिंग पर अटैक करने की? बीमिंग भी उन सब की तरफ गुस्से से देखता है लेकिन उसी वक्त ग्राउंड में से कुछ निकलता है, एक छिपकली या ड्रैगन टाइप का कोई स्पिरिट निकलता है। जैसे ही वो छिपकली या ड्रैगन बाहर निकलता है उसी वक्त बीमिंग अपने नाइफ से उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर सारे के सारे हंटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो छिपकली या ड्रैगन उस बूढ़े हंटर की बैटल स्पिरिट होती है। बीमिंग उस बूढ़े हंटर से कहता है मैंने तुम्हारी बैटल स्पिरिट को मार दिया है, क्या आप भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? बूढ़ा हंटर उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और साथ ही एक लंबा सांस लेते हुए उसके सामने घुटने टेक देता है। वो बूढ़ा हंटर बीमिंग से कहता है ग्रेट मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े हंटर हैं, मैं अपने मास्टर होंगबिन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हम दोनों को छोड़ दें। और साथ ही वो उसे कहता है अब जबकि हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर तुम हमसे कंपनसेशन ले सकते हो और तुम इस स्नेक को भी रख सकते हो। बीमिंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है? जबकि बूढ़ा हंटर जल्दी से उस पर अटैक करता है। बीमिंग उसके अटैक से बच जाता है और हंसते हुए उससे कहता है मुझे तो पहले से पता था कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो। साथ ही बीमिंग अपने नाइफ को घुमाते हुए उसकी गर्दन पर चला देता है और उसको मार देता है। ये देखकर होंगबिन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर बीमिंग होंगबिन की तरफ देखता है और उसे कहता है यंग मास्टर होंग अब तुम्हारी बारी है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है प्लीज मेरी तरफ मत आना, मुझे मत मारो, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं होंग फैमिली का मास्टर हूँ। अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार डाला तो मेरी फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें मार डालेंगे। वहीं पर एक और नोबल फैमिली का यंग मास्टर और उसके डैड खड़े होते हैं। यंग मास्टर अपने डैड से कहता है डैड आपको क्या लगता है कि ये लड़का वाकई में होंग फैमिली के मास्टर को मार डालेगा? उसके फादर उसे कहते हैं होंग फैमिली वालों का मुंह बहुत ज्यादा चलता है लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक है, हो सकता है कि ये लड़का उसे मार डाले। साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बीमिंग उसको भी मार डालता है उसका गला काट कर। गूजोंग से देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बीमिंग से कहता है तुमने तो इसको भी मार डाला, मैंने तुमसे कहा था ऐसा मत करना, अब मुझे बताओ हम लोग क्या करेंगे? होंग फैमिली वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। गूजोंग से कहता है अगर तुमने होंग फैमिली वालों को मार दिया तो क्या हो, यहाँ पर तो और भी बहुत सारी फैमिलीज वाले हैं, वो लोग भी इस सरपेंट की बॉडी को लेना चाहेंगे, हमें हमारा शिकार कभी नहीं मिलेगा। बीमिंग उससे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होंग फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। और रही बात दूसरी फैमिलीज की तो यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं उन सब ने देख लिया है कि मैं किस काबिल हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी हमारे शिकार को छीनने की कोशिश करेगा। तो बाप बेटा जो कि दूर खड़े होते हैं उसका बेटा उसे कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे लगता है कि हमारी फाइट बहुत ही अच्छी होने वाली है। उसके फादर उसे कहते हैं तुमने इस हंटर की पावर तो देख ली, मैं तुम्हें इसकी स्पिरिट के बारे में बताता हूँ। इसकी स्पिरिट भी कोई आम स्पिरिट नहीं है, तुमने देखा उसने कैसे उस बेस्टियल कोर को खा लिया, हालांकि वो बेस्टियल कोर स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके अलावा उसके हाथ में जो वेपन है वो भी एक डिवाइन वेपन है, कोई आम वेपन नहीं है। वो भी सोच रहे होते हैं कि लोहे सिटी में इस जैसा हंटर हमने पहले कभी नहीं देखा, आखिर ये लड़का कहाँ से आया है? उसका बेटा उसे कहता है मुझे लगता है कि ये लोहे सिटी से नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है, तभी तो इसने यहाँ पर होंग फैमिली के एक लड़के को मार डाला, क्योंकि शायद इसे होंग फैमिली की पावर के बारे में नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो अपना घोड़ा लेकर उसके थोड़ा सा करीब आते हैं वो लड़का कहता है
मुझे इसकी शक्ल याद आ रही है, शायद मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है। ये तो वो चेन फैमिली का कचरा है जो कि हंटर नहीं है, लेकिन अचानक से एक हंटर कैसे बन गया और इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई? ये तो वही लड़का है जिसकी डोंगफैंग की फैमिली में एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन उन लोगों ने भी इसको वीक करके बाहर निकाल दिया। इसका नाम तो चेन बाइमिंग है। उसके डैड भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अगर इसका नाम चेन बीमिंग है तो इसका मतलब इसके पेरेंट्स तो वो हैं। यहाँ पर बताया नहीं जाता कि इसके पेरेंट्स वो कौन है। बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है जब इसके मॉम डैड इसे टेस्ट करने के लिए लेकर आए थे ताकि इसकी कल्टीवेशन को चेक किया जा सके कि ये एक हंटर बन सकता है या नहीं, तब ये बिल्कुल एक कचरा साबित हुआ था क्योंकि ये एक हंटर नहीं बन सकता। लेकिन आज ये मेरे सामने खड़ा है और वो भी एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनकर, ऐसा कैसे मुमकिन है? बीमिंग उनसे कहता है तुम दोनों अपनी जगह पर कब से खड़े हो? क्या तुम दोनों भी यहाँ पर मेरा शिकार मुझसे छीनने के लिए आए हो? दोनों अपने घोड़े लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं हम लोग पूरा दिन हो गया इस सांप से फाइट कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। तुम इसको अपना सांप कैसे कह सकते हो? ये हमारा शिकार है, रास्ते से हट जाओ वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो दोनों बाप बेटा अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। बुढ़ा आदमी उसे कहता है चेन बीमिंग तुम्हें इस सारे मामले से दूर रहना होगा। हमें इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए पूरा दिन हो गया और हमारे बहुत सारे लोग जख्मी भी हैं। अगर तुम इसमें से हिस्सा चाहते हो तो हम तुम्हें हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन हमें कमजोर मत समझना, हम लोग होंग फैमिली की तरह वीक नहीं है। साथ ही बुढ़ा आदमी उसे धमकी देते हुए कहता है और अगर तुम हमारी बात नहीं मानते और इस सारे सरपेंट को अपने पास रखने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें बता दूं दोबारा तुम लोहे सिटी में कदम नहीं रख पाओगे। बीमिंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है तो इसका मतलब तो यही है कि तुम लोग भी मेरा शिकार मुझसे छीनना चाहते हो। बुढ़े आदमी के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो अपना वेपन निकालकर बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सीधा उसके सर पे अटैक करता है, लेकिन बीमिंग अपने सर को पीछे की तरफ कर लेता है और साथ ही उसका बाजू पकड़ लेता है और उसके बाजू को मोड़ते हुए अपने नाइफ को उसके गले पे रख लेता है। बीमिंग उन सब से कहता है हालांकि मैंने तुम सब लोगों की यहाँ पर जान बचाई है इस बड़े मॉन्स्टर को मारकर, लेकिन तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा नाशुक्रे हो। अब जल्दी करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो निकाल कर बाहर रख दो वरना मैं इसको मार डालूंगा। सारे हंटर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं पहले तुमने हमारा शिकार हमसे छीन लिया, अब तुम हमें लूटना चाह रहे हो। बूढ़ा आदमी सोच रहा होता है ये लड़का कहीं पागल तो नहीं, ये जानबूझकर हमसे फाइट मोल लेने की कोशिश कर रहा है जबकि इसे पता है यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स हैं। क्या ये हमारे सबको हरा पाएगा? बीमिंग उससे कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को भी तुम्हारी फिक्र नहीं है, वरना वो अपनी सारी चीजें निकाल कर बाहर रख देते। चलो फिर देखते हैं क्या वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी सारी चीजें देते हैं या नहीं। यंग मास्टर चिल्लाकर अपने फादर से कहता है फादर प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन बीमिंग उसकी बैक पर एक जोरदार किक मारता है और उसके स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ देता है। यंग मास्टर का नाम लॉयर होता है। उसके डैड चिल्लाकर उसे कहते हैं तुमने ऐसा कैसे किया? चेन बाइमिंग अब तुम नहीं बचोगे। चेन बाइमिंग जैसे ही लॉयर को छोड़ता है वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है इसलिए वो उठ नहीं पाता। तो साथ ही वो अपने फादर से कहता है फादर आपको इसे मेरे लिए मारना होगा, इसने मेरी स्पाइनल कॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दी, अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। फादर चिल्लाकर अपने सारे हंटर साथियों से कहते हैं चलो जल्दी करो और इसे मार डालो वरना हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि हम लोहे सिटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जल्दी करो और आगे बढ़ो, अटैक करो। जबकि बीमिंग हंसते हुए उनसे कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। साथ ही वो सारे हंटर्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीमिंग अपने फ्यूचर की बात बताता है कि मैंने अपने फ्यूचर में एक केव के अंदर हजारों लाखों मॉन्स्टर्स को अकेले मारा था, तुम सब लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरा मकसद गॉड लेवल का हंटर बनना है, तुम्हारे जैसे कमजोर हंटर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं। सबसे पहले एक हंटर उस पर अपनी तलवार से वार करता है। बीमिंग अपने नाइफ के साथ उसकी तलवार को तोड़ देता है। फिर एक हंटर अपनी तलवार के साथ पीछे से जंप करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन बीमिंग जल्दी से जंप करके उसको डॉज कर लेता है। बीमिंग थोड़ा सा पीछे हट जाता है और उसे कहता है तुम सब लोग तो कमजोर शिकारी हो, और साथ ही फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। ना सिर्फ उसकी तलवार को सेंटर से काट देता है बल्कि उसकी बॉडी को भी सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है और फिर बिल्कुल लू फैंग की तरह ही बड़ी स्पीड के साथ उनके बीच से गुजरता जाता है और उन सबको मारी जाता है। और लॉयर के फादर भी अपना वेपन उठाकर उसे मारने के लिए मैदान में उतर आते हैं, लेकिन बीमिंग उसके तलवार के अटैक को डॉज करते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बूढ़ा आदमी पीछे जाकर गिरता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? जितने भी हंटर्स अभी बच गए होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बीमिंग उन सब से कहता है तुम सब लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, फिर भी मेरे साथ फाइट करने के लिए आई जा रहे हो। और साथ ही वो सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीमिंग उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो सबको मार डालता है। गुजोंग उन सबको एक दरख्त के साथ इकट्ठा कर रहा होता है, जबकि उनके पास से जितनी भी आइटम्स निकलती हैं वो सब भी वो ले लेते हैं। बीमिंग कहता है आज तो बहुत सारी नोबल फैमिलीज का हम लोगों ने शिकार किया है। बीमिंग गुजोंग से कहता है गुजोंग इन सारे की बॉडी को सही तरह से चेक करो, जो कुछ भी मिलता है वो ले लो, कुछ भी मत छोड़ना। गुजोंग से कहता है क्या तुम वाकई में इन सबको लूटना चाहते हो? ये सारे हंटर्स हैं, कल को इनकी फैमिलीज भी हमसे बदला लेने के लिए आ सकती हैं।
बीमिंग उसे कहता है तुम्हें किस बात का डर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर बनाऊंगा। वूसोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है क्या वाकई में, क्या तुम सच कह रही हो, मैं भी एक हंटर बन सकता हूँ। बीमिंग उसे कहता है हाँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा हंटर बनाऊंगा, अब जल्दी करो और इनके पास से जो कुछ भी मिलता है वो निकाल लो। वूसोंग उसे कहता है हाँ ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। वूसोंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अब मैं भी एक हंटर बनने वाला हूँ, और साथ ही उन हंटर्स के पास से जो कुछ मिल रहा होता है वो सब कुछ निकाल रहा होता है। वूसोंग उनके पास से जो कुछ भी निकालता है उस सब को वहीं पर रख देता है और बीमिंग से कहता है बीमिंग यहाँ पर आओ, मैंने इसके पास से बहुत कुछ निकाला है। बीमिंग वो देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है बस इतना ही, ये सारे तो अपने आप को नोबल फैमिली के हंटर्स कह रहे थे और इनके पास से ये कचरा निकला है, इस सब को बेचने पर सिर्फ 1.7 मिलियन मिलेंगे और अगर हम इस मॉन्स्टर को भी बेचते हैं तो भी सिर्फ 2 मिलियन ही बनेंगे, लेकिन मेरा कर्जा तो 3 मिलियन का है, मुझे तो लगा था मेरे पैसे आज ही पूरे हो जाएंगे। वूसोंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है बीमिंग जी तुम कैसी बात कर रहे हो, हमारे सामने 1.7 मिलियन पड़े हैं, कोई 17,000 नहीं, तुमने इससे पहले कभी इतने ज्यादा पैसे देखे हैं। लेकिन बीमिंग बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है यहाँ पर ये बड़ी फैमिलीज बनी फिरते हैं और इनके पास टोटल 3 मिलियन भी नहीं है, ऐसा हंटर होने से तो बेहतर था ये पहले मर जाते। बीमिंग ने वहाँ पर मौजूद सारे हंटर्स को नहीं मारा, उनमें से कुछ बेहोश हैं। बीमिंग वहीं दर्द के साथ देखता है तो एक हंटर बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। बीमिंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि तुम होश में हो, बेहोश होने का नाटक मत करो। हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। बीमिंग हंसते हुए उससे कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम लोहे सिटी में वापस जाओ और जाकर बड़ी नोबल फैमिलीज को बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ और उनके जितने भी लोग जिंदा हैं वो उन सबको वापस ले सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर पैसे लेकर आना होंगे। और उनको बता देना अगर अपना बंदा उन्हें जिंदा चाहिए तो 1 मिलियन और अगर अपना बंदा मरा हुआ चाहिए तो फिर 50,000 लेकर आ जाएं। इसी वक्त उन्हें सामने से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। वो हंटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हमारी फैमिली के पैट्रियार्च यहाँ पर आ रहे हैं। पैट्रियार्च हाई लेवल के हंटर्स को कहा जाता है। बीमिंग भी जल्दी से उस तरफ देखता है तो सामने से कुछ गाड़ियाँ आ रही होती है, वो गाड़ियाँ उनके सामने आकर रुकती है और उन गाड़ियों में से कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बूढ़े हंटर्स निकलते हैं। सारी नोबल फैमिली से एक एक पैट्रियार्च वहाँ पर आया होता है। होंग फैमिली से पैट्रियार्च होंग जेंटाओ आता है। इसके अलावा जू फैमिली से, जी फैमिली से और डोगू फैमिली से भी 3 पैट्रियार्च आते हैं। 5वें नंबर पर डोंगफेंग फैमिली से पैट्रियार्च डोंगफेंग जिंगक्योंग आता है। वो सारे हंटर्स जो कि पहले बेहोश होने का नाटक कर रहे थे वो जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी फैमिलीज के पैट्रियार्च उन्हें बचाने के लिए आए हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं प्लीज हमें बचा लें। जबकि बीमिंग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है ये जितने भी हंटर्स यहाँ पर आए हैं ये सारे हाई लेवल के हंटर्स हैं, लगता है कि फाइट बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 1 का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और मैं इसकी बाकी के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल हंटर की एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में 5 फैमिलीज के पैट्रियार्च वहाँ पर आ जाते हैं। पैट्रियार्च जो कि बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हंटर्स होते हैं, यानी कि आप उनको फैमिली का हेड भी कह सकते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बीमिंग को जो सब कुछ करता हुआ देख लेते हैं। उनकी फैमिलीज के सारे हंटर जो कि बीमिंग से मार खाकर वहाँ पर पड़े होते हैं वो सारे उठकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि पैट्रियार्च उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। बीमिंग भी उन सब की तरफ देखता और कहता है ये सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं लगता है कि ये हाई लेवल के हंटर्स हैं। वहीं पर एक हंटर आगे बढ़ता है और अपने पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च ये बंदा इसको मैं जानता हूँ, ये तो चैन फैमिली से है। होंग फैमिली के मास्टर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन चैन फैमिली का लड़का तो हंटर नहीं था, क्या ये हंटर बन गया है और इसने इन सबको पीट दिया है, ये कैसे हो सकता है। वहीं पर उसकी नजर होंगबिन पर पड़ती है। होंगबिन जो कि मर चुका है वो भागता हुआ होंगबिन के पास जाता है और कहता है तुमने मेरे छोटे बिन के साथ क्या किया है। होंग फैमिली के पैट्रियार्च रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मेरे छोटे बिन को किसने मारा है, मेरे ग्रैंडसन को। वहीं पर एक हंटर बीमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है पैट्रियार्च इस लड़के ने मारा है, इसने हमारे मास्टर को मारा है। ना सिर्फ इसने होंगबिन को मारा है बल्कि यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं उन सबको जख्मी कर दिया है और साथ ही इसने हमारे पास से जितनी भी चीजें हैं वो सारी लूट ली है और अब हमारे सोरिंग सरपेंट को भी हमसे छीनना चाहता है। पैट्रियार्च उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस एक कीड़ा मकोड़ा है जो कि अपनी प्राइमरी स्टेज में है, तुम लोग इससे कैसे मार खा सकते हो, इसने मेरे ग्रैंडसन को कैसे मार दिया। साथ ही पैट्रियार्च चिल्लाते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हैं और बीमिंग से कहते हैं आज मैं तुम्हारी हड्डियों का कीमा बना दूंगा ताकि मेरे पोते की आत्मा को शांति मिल सके। पैट्रियार्च की पावर बहुत ज्यादा होती है, बाकी के हंटर्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, जबकि बीमिंग आराम से उसके सामने खड़ा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। पैट्रियार्च अपनी और भी ज्यादा पावर को रिलीज करते हैं। उसी वक्त साथ ही वो अपनी स्पिरिट को उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी स्पिरिट एक थंडर स्क्विरल होती है जो कि बड़ी स्पीड के साथ बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बीमिंग भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो जैसे ही अपने डैगर को घुमाने लगता है
वो स्क्विरल वहाँ से वापस मुड़ जाती है। बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी बैटल स्पिरिट मेरे तक पहुँचने से पहले ही वापस क्यों मुड़ गई। वो थंडर स्क्विरल वापस अपने मास्टर के पास चली जाती है और चिरप चिरप करके अपने मास्टर को कुछ बताती है। पैट्रियार्च उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब मेरी बैटल स्पिरिट उसके हाथ में जो डैगर है उससे बहुत ज्यादा डर रही है, इसलिए ये उस पर अटैक करने की बजाय वापस आ गई। बिमिंग अपने डैगर को ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हारी बैटल स्पिरिट तो बहुत ज्यादा वीक निकली, ये तो मेरे किचन के नाइफ को देखकर ही डर गई। पैट्रियार्च गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में एक डैगर है तो तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ये फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, इस लड़के के डैगर की वजह से थंडरबॉल्ट भी पीछे हट गया, इसका मतलब बिमिंग के पास जो डैगर है वो एक डिवाइन वेपन है। टोगो फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, आयरिस लड़के की बैकग्राउंड क्या है, ये किस फैमिली का हंटर है। जबकि डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्च भी वहीं पर खड़े होते हैं। उनका हंटर उनसे कहता है, क्या हमें भी इस पर अटैक करना चाहिए। डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्च अपने बंधु से कहते हैं, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, होंग फैमिली वाले इससे खुद ही बदला लेना चाहते हैं क्योंकि होंग फैमिली का ग्रैंडसन इसके हाथों मरा है। और साथ ही वो पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, मैं भी ये देखना चाहता हूँ आखिर ये लड़के की हद क्या है, ये कहाँ तक जाता है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। बिमिंग की तरफ दिखाते हैं तो बिमिंग की स्नोबॉल भी बाहर निकल आती है। थंडर स्क्विरल उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। स्नोबॉल भी आगे बढ़ती है और थंडर स्क्विरल पर अटैक करती है, जबकि सेम उसी वक्त होंग फैमिली के पैट्रियार्च भी आगे बढ़ते हैं और बिमिंग पर अटैक करने लगते हैं। और बिमिंग से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ एक डैगर से मुझे हरा सकते हो। थंडर स्क्विरल अपना मुंह खोलकर स्नोबॉल को खाने लगती है, लेकिन स्नोबॉल अपने दोनों हाथों से उसके जबड़ों को पकड़ लेती है और साथ ही उसे जबरदस्त पंच मारते हुए नीचे गिरा देती है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जैसे ही अपने हाथ को बिमिंग पर मारने लगते हैं, बिमिंग नीचे की तरफ झुकते हुए उनको डॉज कर लेता है। मास्टर जल्दी से अपने हाथ को पीछे की तरफ घुमाते हुए फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं। ये होंग फैमिली की एक स्पेशल टेक्निक है जिसे पाम टेक्निक कहते हैं, जिससे वो माउंटेन्स को भी तोड़ सकते हैं। पैट्रियार्च फिर से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन बिमिंग बड़ी मुश्किल से उसको डॉज करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन उसके अटैक की वजह से बिमिंग की शर्ट फट जाती है। बिमिंग कहता है, क्या ये लिटिल ग्लैप्लस टेक्निक है। पैट्रियार्च फिर से अपना पंजा बनाते हुए बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार बिमिंग डॉज करने की बजाय अपने डैगर को यूज करता है। बाकी के सारे पैट्रियार्च भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग का नाइफ पैट्रियार्च के हाथ के अंदर दंसा होता है। होंग फैमिली के पैट्रियार्च खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इस टेक्निक की मदद से मैं तो पत्थरों को भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन इसका डैगर मेरे हाथ में कैसे दंस गया। बिमिंग पैट्रियार्च से कहता है, इसकी 3 लेयर्स होती है, मुझे इस टेक्निक के बारे में सारा पता है। पहली लेयर में तुम्हारी बोन्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरी लेयर में तुम्हारा मांस, उसके बाद तुम्हारी स्किन, लेकिन तुम तो अभी तक सेकंड लेयर पर भी नहीं पहुंचे, तुम्हारी टेक्निक बहुत ज्यादा वीक है। बिमिंग उसके हाथ से अपने डैगर को बाहर निकालते हुए कहता है, जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हारी टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी तुम अपने आप को इनके सबके सामने बेवकूफ साबित करने के लिए मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। होंग फैमिली के बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं, जल्दी से हमें आपके हाथ पर बैंडेज करने दें, हम आपकी ब्लीडिंग को रोक देते हैं। उसी वक्त पीछे से जी फैमिली के पैट्रियार्च बोलते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि होंग फैमिली के मास्टर ज़ेन टाओ एक लड़के से हार गए जो कि अपनी प्राइमरी स्टेज में है, वो एक कंप्लीट हंटर भी नहीं है। डोगू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, हाँ ये बात तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की है, क्योंकि होंग फैमिली वाले अपनी इस लिटिल ग्लैप्लर टेक्निक के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ाई मारते थे। इनको लगता था कि इनकी टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई भी इनको हरा नहीं सकता, लेकिन इस लड़के के सिर्फ एक ही वार ने इनकी टेक्निक का पोल खोल दिया। लेकिन लगता है कि उस लड़के के हाथ में जो वेपन है वो भी कोई आम सा वेपन नहीं है, वो कोई सीक्रेट डिवाइन वेपन है। बाकी के पैट्रियार्च भी उस वेपन की तरफ देखकर कहते हैं, कहीं ये वाकई में गॉड लेवल का वेपन तो नहीं है। जबकि डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर चैन फैमिली के हेड्स यानी कि बिमिंग के माँ बाप वो भी इस तरह की कोई रिसर्च कर रहे थे तो उनकी कल्टीवेशन के साथ वो गॉड लेवल का टूल नहीं बना सकते, वो इस तरह का वेपन क्रिएट नहीं कर सकते थे। और अगर वाकई में उन लोगों ने इस तरह का कोई गॉड लेवल का टूल बना लिया था तो फिर उन दोनों के गायब होने के 2 साल के बाद ये टूल सामने क्यों आ रहा है, इसके पहले हमें क्यों नहीं पता चला कि उनके पास इस तरह का कोई डिवाइन वेपन है। और फिर वो उसकी स्पिरिट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसकी बैटल स्पिरिट ये भी कोई खास किस्म की स्पिरिट है, मैंने इस तरह की बैटल स्पिरिट पहले कभी नहीं देखी। डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, लगता है कि इस लड़की के पीछे कोई तो है जो इसको बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहा है। फाइट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है। थंडर स्क्विरल स्नोबॉल के बाजू पर काट लेती है, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। चिरप चिरप करते हुए हवा में जंप करती है और फिर थंडर स्क्विरल के सर में एक जबरदस्त बैश लगाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। स्नोबॉल क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से में होती है
वो थंडर स्क्विरल को पीटना शुरू कर देती है और फिर उसे मास्टर हॉन्ग के पास फेंक देती है। हॉन्ग के पैट्रियार्च अपनी थंडर स्क्विरल के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में इस छोटे से स्नोबॉल ने मेरे इस थंडर स्क्विरल को हरा दिया है। स्नोबॉल वापस जाकर बीमिंग के कंधे पर बैठ जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। मास्टर हॉन्ग अपने सारे हंटर से कहते हैं, जो भी उनके साथ होते हैं, जल्दी से सारे आगे बढ़ो और एक साथ इस पर अटैक करो, मुझे ये छोटा मॉन्स्टर जिंदा चाहिए। वो सारे हंटर्स आगे बढ़ते हैं और बीमिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बीमिंग उन सब की तरफ देखता है और उनकी पावर लेवल्स का अंदाजा लगाते हुए कहता है, यहाँ पर 2 एडवांस हंटर्स हैं, यानी कि 2 हाई लेवल के हंटर्स हैं, जबकि बाकी के 5 सिर्फ रेगुलर हंटर्स हैं। बीमिंग साथ ही मुस्कुराता है और उन सब से कहता है, सारे एक साथ आ जाओ, मैं तुम सबको हैंडल कर सकता हूँ। हाई लेवल के हंटर्स भी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जबकि सारे के सारे पैट्रियार्च पीछे खड़े ये देख रहे होते हैं। डोगू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, हॉन्ग फैमिली के मास्टर इसको अकेले नहीं हरा पाए, इसलिए उन्होंने अपने सारे हंटर्स को लगा दिया है इस लड़के को हराने के लिए। ये तो हॉन्ग फैमिली के लिए बहुत ही शर्म की बात है। जी फैमिली के मास्टर कहते हैं, मुझे तो लगता है कि पैट्रियार्च ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि बीमिंग के पास जो वेपन है वो गॉड लेवल वेपन है और उसको हराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसकी टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा यूनिक है। अगर आज इस लड़के को यहाँ पर नहीं रोका जाता, फ्यूचर में लोहे सिटी में एक और मास्टर को हमें फेस करना पड़ेगा, हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही वो पैट्रियार्च सोचना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने इस लड़के को पहले से कहीं पर देखा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इस लड़के को कहाँ पर देखा है। बीमिंग उन सारे हंटर्स के सेंटर में खड़ा होता है और उन सब से कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर 7 हंटर्स हो और मैं अकेला, तुम सब लोग मेरे से क्यों डर रहे हो, मैं तो सिर्फ अपनी प्राइमरी स्टेज में एक हंटर हूँ। बीमिंग कहता है, तो मुझे लगता है कि हॉन्ग फैमिली के हंटर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो स्ट्रॉन्ग होने का दावा करते हैं। ये बात सुनते ही हॉन्ग फैमिली के सारे हंटर्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम बस एक कीड़े मकोड़े हो, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक हाई लेवल का हंटर जिसने मास्क लगाया होता है वो बाकी सब से कहता है, चलो सब लोग मिलकर अटैक करते हैं और इसके डैगर से बचकर रहना। सारे एक साथ अटैक करते हैं तो सारे हंटर्स भी उसे कहते हैं, ठीक है हम सब लोग मिलकर अटैक करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं एक साथ मिलकर। वो मास्क वाला हंटर जल्दी से आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने लगता है। उसे लगता है कि बाकी के सारे भी उसके साथ मिलकर अटैक करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो बीमिंग के करीब पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि कोई भी दूसरा हंटर उसके साथ नहीं है, वो अकेला ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ा है। वो उन सब की तरफ देखता है और कहता है, तुम सब लोग क्या कर रहे हो, हमने तो डिसाइड किया था कि मिलकर अटैक करेंगे। बीमिंग उसी वक्त अपना पंच मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है। एक हाई लेवल के हंटर के हारने पर बाकी के सारे हंटर्स खुद ही डर जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसके सामने कुछ भी नहीं है। एक पैट्रियार्च उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसने हाई लेवल के हंटर को सिर्फ एक ही पंच में नीचे गिरा दिया, क्या ये लड़का वाकई में अपनी प्राइमरी स्टेज में है? ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डोगू फैमिली के पैट्रियार्च भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के की बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हंटर है। उसी वक्त जी फैमिली के पैट्रियार्च चिल्लाकर कहते हैं, मुझे याद आ गया मैंने इसको पहले कहाँ पर देखा है, ये लड़का कौन है? डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देखकर कहता है, ये तो तुम्हारा दामाद है, मुझे याद है तुम्हारी बेटी के साथ इसकी एंगेजमेंट हुई थी। ये बात सुनते ही वहाँ पर एक खलबली मच जाती है, सारे लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब डोंगफेंग फैमिली वाले सबके पीछे हैं, उन्होंने इस लड़के को इस्तेमाल करते हुए हॉन्ग फैमिली को खत्म करने का फैसला किया है। मास्टर डोंगफेंग ने बीमिंग यानी कि अपने दामाद को इस्तेमाल करते हुए मास्टर बिन को मरवा दिया है, हॉन्ग फैमिली के लड़के को। मास्टर डोंगफेंग तो बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। अब लोहे सिटी में शांति नहीं हो सकती, लगता है कि यहाँ पर जंग छिड़ने वाली है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 2 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गॉड लेवल हंटर की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सबको पता चल जाता है कि बीमिंग डोंगफेंग फैमिली का दामाद है। हॉन्ग फैमिली के पैट्रियार्च भी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मास्टर डोंगफेंग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बूढ़े खूसर, तुमने अपने दामाद को इस्तेमाल करते हुए मेरे पोते को मरवा दिया है। मास्टर डोंगफेंग उसकी बात सुनकर इग्नोर कर देते हैं और उसे कोई भी जवाब नहीं देते। थोड़ी देर के बाद गुजोंग अपने हाथ में बहुत सारा माल लेकर बीमिंग के पास आता है। बीमिंग उसे कहता है, तुम कहाँ पर चले गए थे? मैं भी सोच रहा था, यहाँ पर फाइट हो रही है और तुम पता नहीं कहाँ पर गायब हो। बीमिंग अपना सारा लूटा हुआ माल वहाँ पर फेंक देता और कहता है, मैंने कहा तुम यहाँ पर फाइट कर रहे हो तो मैं जाकर कुछ माल लूट लाता हूँ, वैसे भी इस सारी फाइट में मेरा क्या काम? गुजोंग हैरान होकर उसे कहता है, तुम इन सब को कैसे हरा सकते हो जबकि तुम्हें एक स्क्रैच भी नहीं आया? बीमिंग उसे कहता है, हाँ ये सारे हाई लेवल के हंटर्स हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इनसे ज्यादा वीक है? तुम तो बहुत ज्यादा कम समझ रहे हो मुझे। गुजोंग कहता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अब इन सब के साथ क्या करें? ये सारे तो हमें मारने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं।
बीमिंग कहता है चलो थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक कर देखते हैं, मुझे लगता है कि मजा आने वाला है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर डोंगफेंग और मास्टर होंग के दरमियान में एक फाइट चल रही है। वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मास्टर होंग चिल्लाकर कहते हैं मास्टर डोंगफेंग ये तुमने कैसे किया, क्या तुम्हें पता नहीं है हमारी फैमिली में कोई भी फाइट नहीं है और ना ही हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, फिर तुमने अपने दामाद को यूज करते हुए मेरे पोते को क्यों मरवाया है? कहीं तुम वाकई में लोहे सिटी पर राज करने के लिए ये सब कुछ तो नहीं कर रहे? क्या तुम मेरी होंग फैमिली को खत्म करना चाहते हो? मास्टर डोंगफेंग अभी भी चुप करके खड़े होते हैं, जबकि बाकी के पैट्रियार्च भी ये सोचना शुरू कर देते हैं। एक पैट्रियार्च कहते हैं मास्टर डोंगफेंग आप इसे कोई जवाब क्यों नहीं देते, कहीं ये बात बिल्कुल सच तो नहीं कि आप इस सब के पीछे हैं? आपने अपने दामाद को इस्तेमाल करते हुए इनके पोते को मरवाया है और अब इसको भी मरवाने के बाद अब होंग फैमिली पर कब्जा करना चाहते हैं। प्लीज अपनी सारी बात को एक्सप्लेन करें, आपने ऐसा क्यों किया? मास्टर डोंगफेंग उनसे कहते हैं मैं इस लड़के को नहीं जानता और ना ही इसका मेरी फैमिली से कोई ताल्लुक है, इसलिए मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मास्टर डोंगफेंग कहते हैं हमारी फैमिली ने इसके साथ अपना रिश्ता कैंसिल कर दिया था, अब इसकी शादी हमारी फैमिली में नहीं होने वाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जिंदा रहे या मर जाए, तुम लोग इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो, ये अब डोंगफेंग फैमिली का हिस्सा नहीं है, मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा और ना ही इसको बचाऊंगा। मास्टर डोंगफेंग मास्टर होंग से कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम इस लड़के के साथ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा। मास्टर होंग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और सोच रहे होते हैं ये डोंगफेंग वाला बुड्ढा तो बहुत ज्यादा होशियार है, इसे पता है कि मैं इस लड़के को नहीं हरा सकता, ये जानबूझकर मुझे उकसा रहा है कि मैं इस लड़के के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ूं और ये लड़का मुझे मार डाले, मुझे तो अभी भी यही लग रहा है ये सारा इसी का प्लान है। मास्टर होंग कहते हैं तो इसका मतलब इसका डोंगफेंग फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, तो हम इसको मार सकते हैं और इसके हाथ में जो गॉड लेवल का वेपन है ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इसने न सिर्फ हमारे सोरिंग सरपेंट को हमसे छीन लिया बल्कि हमारे बहुत सारे लोगों को भी मार दिया है। आखिर में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, इसलिए अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग बनता रहा तो लोहे सिटी का फ्यूचर बहुत बुरा होगा और एक दिन ये लोहे सिटी पर कब्जा कर लेगा, हमें इसे आज ही मारना होगा। मास्टर हैंग वहाँ पर जितने भी पैट्रियार्च होते हैं उन सब से कहते हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप सब लोग मेरे साथ मिलकर इस लड़के को हराने में मेरी हेल्प करें। मैं ये सब कुछ अपने पोते के लिए नहीं कर रहा बल्कि लोहे सिटी के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। लेकिन वो सारे पैट्रियार्च उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देते और वो खामोश खड़े रहते हैं। फिर वो आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कहता है ये तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी अगर हम सब लोग मिलकर एक छोटे बच्चे को नहीं हरा पाएंगे, इससे तो हमारी फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। एक पैट्रियार्च कहते हैं वैसे भी मेरी फैमिली को इससे क्या मिलने वाला है, मेरी फैमिली के लोगों को तो इसने नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें इस सब में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें से एक कहता है लेकिन हमें इसका कुछ तो करना होगा, हम सब लोग लोहे सिटी में रहते हैं, लोहे सिटी में हम इस लड़के को अपनी मनमानी करने नहीं दे सकते। विमिंग ताली बजाते हुए उन सब से कहता है क्या सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, मैं कब से खड़ा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, या तो मुझसे फाइट करो या फिर यहाँ पर आओ और अपने पैसे देकर अपने लोगों को ले जाओ, जिंदा के लिए 1 मिलियन और मरे हुए के लिए 50,000 और किसी को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मास्टर होंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसी वक्त मास्टर डोंगफेंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं अपने लोगों के लिए 1 मिलियन देने को तैयार हूँ। मास्टर डोंगफू कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी पैसे देने को तैयार हूँ, हम पैसे से इस मसले को हल कर सकते हैं। जी फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं मेरी फैमिली के पास बहुत सारा पैसा है, मैं भी पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे इस लड़के से फाइट करके अपनी फैमिली का नाम खराब नहीं करना। मास्टर होंग उन सब की बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो इस लड़के के सामने हार मान रहे हो। वहीं पर पीछे से उन्हें बहुत सारी धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ सिस्टम अलग है, मैंने जितनी भी सीरीज एक्सप्लेन की है उन सब में डंजन्स हुआ करती थी। यहाँ पर एक ऐसा भी सिस्टम है कि जहाँ पर गर्द उड़ती हुई दिखाई देती है, उसके अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सारे के सारे मास्टर्स, पैट्रियार्च और हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि बीमिंग और गूजोंग भी देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बीमिंग उस गर्द के उड़ते हुए तूफान की तरफ देखता है तो उसके अंदर बहुत सारी आंखें नजर आती हैं। असल में उसके अंदर कुछ बड़े बड़े वुल्व्स हैं, वर्मिलियन वुल्व्स। बीमिंग कहता है ये तो फॉग ऑफ बीस्ट है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? मास्टर डॉगफू कहते हैं ये फॉग इतनी ज्यादा डेंस क्यों है, लगता है कि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल बीस्ट होने वाले हैं। बीमिंग यहाँ पर इस फॉग के बारे में बताता है कि ये फॉग कैसे क्रिएट होती है। जब मॉन्स्टर्स आते हैं तो उनके बॉडी में से बहुत सारी पॉइजनस स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से ये फॉग क्रिएट होती है और इसके अंदर बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। बीमिंग उस फॉग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है पता नहीं इस फॉग के अंदर कितने सारे बीस्ट या मॉन्स्टर्स होंगे या फिर किस किस्म के मॉन्स्टर्स होंगे और वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ ही बीमिंग सोच रहा होता है लेकिन इस फॉग को अभी तो यहाँ पर नहीं आना था क्योंकि ये फॉग तो 1 साल बाद आने वाली थी। गूजोंग जल्दी से अपने लूट का माल उठा लेता है और उसे कहता है बीमिंग चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, ये फॉग बहुत ज्यादा डेंस है, अंदर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। जबकि बीमिंग सोच रहा होता है
हो सकता है कि मेरे पास्ट में आने की वजह से वक्त की टाइमलाइन खराब हो चुकी है, इसी वजह से ये मॉन्स्टर्स 1 साल पहले यहाँ पर आ गए हैं। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर था तब मैं इसको नहीं रोक पाया था और इसी वजह से मेरी बहन शुई मारी गई थी। इन मॉन्स्टर्स ने लोहे सिटी पर अटैक किया था। बिमिंग कहता है, शुई मुझे माफ कर देना, लास्ट टाइम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार इस फोग में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं मैं उन सबको मार डालूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बिमिंग गूज़ेंग से कहता है, तुम वापस जाओ और जाकर शुई को प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं इन मॉन्स्टर्स को संभालता हूँ। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा जब मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को मार डालूंगा। फिर बिमिंग भागता हुआ उस फोग की तरफ आगे चला जाता है, जबकि बाकी के सारे पैट्रियार्च अपने मरे हुए और अपने जख्मी हंटर्स को अपनी गाड़ियों में भर रहे होते हैं। वो सारे पैट्रियार्च कह रहे होते हैं, जल्दी से यहाँ से निकलो इससे पहले कि ये फोग यहाँ पर पहुँच जाए। मिस्टर डोकफू कहते हैं, जल्दी से सारे लोगों को ट्रक्स में भर दो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता चाहे किसी का भी ट्रक हो, सभी को जल्दी से ट्रक्स में चढ़ा दो। वहीं पर एक हंटर मास्टर डोंगफेंग से कहता है, मास्टर डोंगफेंग उस तरफ देखें। बिमिंग उस मिस्ट की तरफ जा रहा है। बिमिंग उस फोग के सामने खड़ा होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। मास्टर जी कहते हैं, कहीं ये लड़का बेवकूफ तो नहीं, क्या ये लड़का पागल हो गया है? ये अकेले इस फोग को नहीं संभाल पाएगा। ये फोग जितनी ज्यादा डेंस है, लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होने वाले हैं, जिन सबको नहीं मार पाएगा। हालांकि अगर हम लोहे सिटी के सारे हंटर्स को भी इकट्ठा कर लें तो सारे मिलकर भी इन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाएंगे। मास्टर डोंगफेंग सारे पैट्रियार्च से कहते हैं, हालांकि इन मॉन्स्टर्स की इंटेलिजेंस पावर बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन अगर इन्हें कोई रास्ता मिल गया लोहे सिटी में जाने का तो ये लोहे सिटी में तबाही मचा देंगे और सारे लोगों को मार देंगे। इसलिए हम सबको मिलकर इनको यहीं पर रोकना होगा। मास्टर डोंगफेंग अपने सारे हंटर्स से कहते हैं, यहाँ पर मेरी फैमिली के जितने भी हंटर्स हैं सारे आगे बढ़ो और हमें इन मॉन्स्टर्स को यहीं पर रोकना है। बाकी के सारे पैट्रियार्च उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर वो अपने सारे हंटर्स से कहते हैं, ठीक है मास्टर डोंगफेंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आगे बढ़ो और इसको यहीं पर रोको। और फिर सारी फैमिली के पैट्रियार्च रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। बिमिंग जो कि उस फोग के सामने अकेला खड़ा होता है, जैसे ही वो फोग सामने से थोड़ी सी हटती है तो उसमें से एक बड़ा सा वुल्फ निकलता है। बिमिंग उसकी तरफ देखता और कहता है, लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है मरने की, चलो फिर पहले तुम्ही से शुरुआत करते हैं। तो बड़ा वुल्फ बिमिंग की तरफ देखता है और अपना मुंह खोलकर उस पर अटैक करने लगता है। बिमिंग ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी स्नो बॉल को उसकी तरफ फेंक देता है। वुल्फ ने क्योंकि अपना मुंह खोला होता है, स्नोबॉल सीधी उसके मुंह के अंदर चली जाती है और वो वुल्फ उसको खा जाता है। साथ ही बिमिंग थोड़ा सा ऊंचा जंप करता है और उसके सर में अपने नाइफ से अटैक करता है। वो वुल्फ चिल्लाते हुए अपने सर को इधर उधर झटकता है, जिसकी वजह से बिमिंग ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो वुल्फ बिमिंग के हाथों जख्मी होने के बाद हाउल हाउल की ग्राउल लगाना शुरू कर देता है, जैसे कि वो अपने साथियों को पुकार रहा हो। बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। थोड़ी ही देर में उसके साथी भी निकल आते हैं और भी बहुत सारे वैसे ही वुल्फ निकल आते हैं। उनमें से एक वुल्फ भागता हुआ बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बिमिंग जल्दी से अपने डैगर को घुमाते हुए उसके सीने में दाग देता है और उस सिंगल वुल्फ को मार देता है। फिर बाकी के जितने भी वुल्फ्स होते हैं वो भी बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिमिंग एक एक करके उन सबको मारी जा रहा होता है। वहाँ पर जितने भी छोटे वुल्फ्स होते हैं बिमिंग उन सबको मार देता है और एंड पर सिर्फ बड़ा उनका बॉस वुल्फ बचता है, क्योंकि सबसे पहले पर निकला था। वो बड़ा वुल्फ आगे बढ़ता है और बिमिंग पर अपना पंजा मारता है, लेकिन बिमिंग ऊपर की तरफ जंप करके उसके पंजे को डॉज कर लेता है और साथ ही जंप करते हुए उसकी आंख पर वार करता है, जिससे वो और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर बिमिंग अपनी स्नोबॉल से कहता है, अब बाकी सबको तुमने संभालना है। स्नोबॉल जो कि उसकी बॉडी के अंदर होती है, उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलती है। उस बड़े से वुल्फ के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो वुल्फ जमीन पर धड़ाम से करके गिर जाता है। बिमिंग कहता है, ये वाला वुल्फ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मेरी प्राइमरी स्टेज में मैंने इसको इतनी आसानी से हरा दिया। उसी वक्त एक बड़ा सा पत्थर उड़ता हुआ आता है और बिमिंग के पास आकर गिरता है। बिमिंग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अब ये बड़ा पत्थर किसने फेंका होगा। साथ ही एक और बड़ा सा पत्थर उड़ता हुआ आता है जो कि सीधा बिमिंग की तरफ आ रहा होता है। बिमिंग कहता है, अब ये कहाँ से आ रहा है। बिमिंग जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है और कहता है, ये पत्थर तो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ किसी ने फेंका है। बिमिंग कहता है, मैं तो बाल बाल बच गया, अगर ये पत्थर मेरे साथ हिट होता तो मेरा तो कुछ भी नहीं बचना था, मेरी तो हड्डियों का चूरा हो जाता। बिमिंग वहीं पर खड़ा देख रहा होता है कि आखिर इस फोग में से अब क्या निकलने वाला है। थोड़ी देर के बाद उस बड़ी सी धूल के बादल में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है जो कि एक एप होता है, यानी कि वो एक बड़ा सा डीमन मंकी होता है। वुल्फ की डेड बॉडी अभी वहीं पर पड़ी होती है और स्नोबॉल उसकी बॉडी के अंदर होती है। बिमिंग स्नोबॉल से कहता है, जल्दी से निकलो वहाँ से, वरना ये मंकी तुम्हें मार डालेगा। स्नोबॉल उसकी बॉडी को चीरते हुए वहाँ से बाहर निकल आती है और जैसे ही वो बिमिंग की तरफ वापस आने लगती है, वो डीमन एप अपने दोनों हाथों में स्नोबॉल को पीस देता है और वो डीमन एप स्नोबॉल को मार देता है। ये देखकर बिमिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उस डीमन फॉग के अंदर से बड़ा सा डीमन एप निकलता है जिसके साथ और भी छोटे छोटे मंकीज होते हैं। बीमिंग जल्दी से अपने स्नोबॉल से कहता है, स्नोबॉल वापस आ जाओ। स्नोबॉल जैसे उस वर्मिनियल वुल्फ की बॉडी से बाहर निकलती है और वो वापस आने लगती है। बड़ा डीमन एप अपने हाथों को क्लैप करता है और स्नोबॉल को अपने हाथों में पीस देता है। ये देखकर बीमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि स्नोबॉल मर गई है। वो सारे छोटे डीमन मंकी भी नीचे उतर आते हैं और बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीमिंग अपने नाइफ को रेडी करता है उनसे फाइट करने के लिए, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर गूजोंग आ जाता है और एक मंकी को उसके मुंह से पकड़ लेता है। क्योंकि गूजोंग को बीमिंग ने कहा था कि वापस जाकर शुई का ख्याल रखो, लेकिन वो अभी तक नहीं गया। गूजोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, तुम गंदे बंदरों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई बीमिंग पर अटैक करने की, आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। और वो साथ ही अपनी उंगलियों को बंद करता है और अपने हाथ से ही उसके चेहरे को पिचका देता है। गूजोंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मैं तुम सारे बंदरों को आज अपने कुत्तों को खिला दूंगा। सारे बंदर भी गूजोंग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि गूजोंग के अंदर छुपी हुई पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी तक गूजोंग को इस बारे में पता नहीं। उसी वक्त उन पर तीरों से अटैक होता है क्योंकि बाकी के हंटर्स भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। सारे हंटर्स अपनी बोर एरोस के साथ उन सारे छोटे डीमन मंकीज पर अटैक करते हैं और उन सबको मार देते हैं, जबकि अब सिर्फ बड़े वाला डीमन मंकी बचता है। डीमन मंकी ने अपने हाथ को अभी भी बंद किया होता है। स्नोबॉल फिर से रीजनरेट कर लेती है और गुस्से में होती है और उसके हाथों को खोल देती है। गूजोंग बीमिंग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। बीमिंग उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छोटे से स्क्रैचेस है। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो इन बंदरों ने तो मुझे मार ही दिया था। गूजोंग उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें नहीं मरने दे सकता। अगर मैं तुम्हारे बिना वापस जाता तो शुई तो मुझे मार डालती। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन एप का दिखाते हैं। स्नोबॉल डीमन एप के हाथों को अपनी पावर यूज करते हुए खोल रही होती है, जबकि बीमिंग भी देखकर हैरान होता है और कहता है, ये डीमन एप तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये एक वर्मिलियन वुल्फ को भी मार सकता है, फिर ये स्नोबॉल को क्यों नहीं मार पाया। साथ ही वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये उसकी बॉडी के अंदर थी एक वर्मिलियन वुल्फ के, तो उसने उसकी बेस्टियल कोर को एब्जॉर्ब कर लिया है। स्नोबॉल चिरिप चिरिप करती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसके मुंह की तरफ जाती है और उस डीमन एप के सर के आर पार हो जाती है, यानी एक तरफ से घुसती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उस डीमन एप को मार देती है। ये देखकर ना सिर्फ बीमिंग बल्कि गूजोंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्नोबॉल उस डीमन एप की बड़ी सी बेस्टियल कोर को निकाल लेती है और उसके हाथ में लेते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही चिरिप चिरिप करते हुए उसकी बेस्टियल कोर को भी खा जाती है। जी फैमिली के मास्टर कहते हैं, डीमन एप तो एक मीडियम रैंक का बीस्ट है, इतनी आसानी से इसको कैसे मार दिया गया। जबकि डोगफू फैमिली के मास्टर कहते हैं, इस लड़के के पास जो बैटल स्पिरिट है ये तो बहुत ही अजीब है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने इससे पहले इस तरह की बैटल स्पिरिट नहीं देखी। एक पैट्रियज कहते हैं, मैंने अभी तक इस बैटल स्पिरिट को सिर्फ ब्रूट फोर्स को यूज करते हुए देखा है, इसके पास और कोई भी एबिलिटीज नहीं है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक म्यूटेटेड स्पिरिट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। जबकि वो लड़का गूजोंग वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला है, अगर वो हमारी फैमिली में शामिल हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जबकि हॉन्ग फैमिली के पैट्रियार्च अभी भी गुस्से में होते हैं और कहते हैं, ये लड़का अभी तो बहुत ज्यादा लकी है, लेकिन एक बार जब हम लोहे सिटी में वापस जाएंगे तो मैं इसके 10,000 टुकड़े करूंगा क्योंकि इसने मेरे पोते को मारा है। मास्टर डोंगफेंग वहीं पर खड़े होते हैं, उनका हंटर उनके पास आता है और कहता है, डीमन एप को मार दिया गया है और वो लड़का बीमिंग काफी ज्यादा जख्मी है, अगर आप चाहें तो हम लोग अभी उस पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि वो वीक है, हम उसे मार देंगे। मास्टर डोंगफेंग कहते हैं, इन सब की जरूरत नहीं है, अपने लोगों को लो और वापस चलो। हमें सबसे पहले अपने जख्मियों को हील करना है और अपने कुछ लोगों को साथ लो और इन सारे डीमंस की बॉडी को सर्च करो, शायद इनमें से हमें कुछ वैल्यूएबल आइटम्स मिल जाए। बीमिंग भी उनकी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। मास्टर डोंगफेंग अपने साथियों के साथ जबकि बाकी के पैट्रियज को भी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बीमिंग और गूजोंग वहीं पर खड़े होते हैं। उसी वक्त स्नोबॉल अपने हाथ में एक बड़ी सी थैली लेकर आती है। ये थैली असल में स्किन का टुकड़ा होती है जो कि वर्मिलियन वुल्फ के अंदर से वो लेकर आई है। इस थैली को लेकर बीमिंग के पास आ जाती है। बीमिंग कहता है, तुम मेरे पास क्या लेकर आई हो। बीमिंग उसको देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो चमक रही होती है। गूजोंग उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या इसके अंदर बहुत ज्यादा कीमती चीज है। बीमिंग जल्दी से अपने डैगर को यूज करते हुए उस थैली को ऊपर से काट देता है। वो जैसे उसे खोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गूजोंग कहता है, क्या वाकई में ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। बीमिंग हंसते हुए कहता, हाँ ये वही है, ये वर्मिलियन बीस्ट के अंडे हैं। गूजोंग उसे कहता है, क्या ये सारे वुल्फ के एग्स हैं। बीमिंग कहता है, नहीं ये सारे वुल्फ के एग्स नहीं है क्योंकि ये सारे शेप में डिफरेंट है और इनमें से कुछ का साइज छोटा या बड़ा है। बीमिंग उनमें से एक एग को उठाता है और कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक वर्मिलियन वुल्फ की बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के एग्स कैसे हो सकते हैं। साथ ही वो उनकी पावर को सेंस करने के बाद कहता है, लेकिन ये एग्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालांकि वर्मिलियन वुल्फ इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। जिस भी चीज के ये अंडे हैं
वो चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस थैली के अंदर काफी सारे अंडे होते हैं। बिमिंग कहता है इनमें से 4 जो है वो जिंदा है, जबकि बाकी के डेड हो चुके हैं। गूजोंग उन अंडों को घूर घूर कर देख रहा होता है। बिमिंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता है क्या तुम अपने लिए कोई बैटल स्पिरिट पालना चाहते हो? गूजोंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या वाकई में क्या मैं एक बैटल स्पिरिट को पाल सकता हूँ? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो बच्चे संभालने का जरा भी आइडिया नहीं है। बिमिंग वो 4 अंडे जो कि जिंदा होते हैं उनको उठा लेता है और गूजोंग से कहता है इनमें से एक अपने लिए चूज कर लो। गूजोंग अभी सोच ही रहा होता है कि इनमें से कौन सा एग उठाऊं। उसी वक्त दिखाते हैं कि स्नोबॉल सो जाती है और स्नोबॉल जब सोती है तो उसने जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो सारी बिमिंग में ट्रांसफर होती है। गूजोंग जैसे ही एक अंडा उठाने लगता है बिमिंग अपना हाथ क्लोज कर लेता है और अपने दूसरे हाथ को जल्दी से अपनी चेस्ट पे रखता है। गूजोंग उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? बिमिंग उसे कहता है कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मेरी स्नोबॉल ने बहुत सारी बेस्टियल कोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन स्नोबॉल बड़े ही मजे के साथ उसके कंधे पर सो रही होती है। बिमिंग कहता है मुझे इस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। बिमिंग सामने की तरफ देखता है तो मास्टर हांग और उसके हंटर्स अभी भी वहीं पर होते हैं। बिमिंग कहता है अगर मैंने इस स्टेज से जल्दी से नहीं निकला तो मैं बहुत ज्यादा वीक रहूंगा और ये लोग मुझे मार सकते हैं, इसलिए मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा और घर जाकर कल्टीवेट करता हूँ। मास्टर हांग के साथ खड़ा बंदा उनसे कहता है मास्टर बाकी के सारे पैट्रियार्च यहाँ से चले गए हैं, क्या हमें भी यहाँ से जाना चाहिए? पैट्रियार्च अभी भी बिमिंग की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि उन्हें मौका मिले और वो उस पर अटैक करें। बिमिंग आगे बढ़ता है और गूजोंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है हमें जल्दी से वापस जाना होगा। बिमिंग कहता है इससे पहले कि ये लोग मुझ पर अटैक करें मुझे वापस घर जाना होगा और जाकर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करना होगा। बिमिंग जल्दी से गूजोंग को पकड़ता है, वहाँ से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देता है ताकि मास्टर हांग को ऐसा न लगे कि ये वीक हो चुका है और वो इस पर अटैक कर सकते हैं। बिमिंग गूजोंग को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। वो दोनों जैसे ही अपने घर वापस पहुँचते हैं शुई घर की सफाई कर रही होती है। बिमिंग जल्दी से शू करके उसके पास से गुजर जाता है और गूजोंग को वहीं पर फेंक कर अपने रूम में चला जाता है और साथ ही दरवाजा बंद कर लेता है। गूजोंग वहीं पर पड़ा होता है और उल्टियां कर रहा होता है, जबकि शुई ऊपर की तरफ देखती है और कहती है क्या मेरा भाई भी वापस आ गया? बिमिंग सीधा अपने रूम में जाकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, जबकि स्नोबॉल को वहीं पर लेटा देता है। बिमिंग अपने कल्टीवेट करने की टेक्निक के हिसाब से बैठ जाता है और कहता है ये टेक्निक मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई थी, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है बेस्टियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। और साथ ही बिमिंग की बॉडी में से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। बिमिंग कहता है ये वाली टेक्निक मुझे हीवन में सिखाई गई थी, ये टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है, इससे हम अपनी बॉडी से बहुत सारी बेस्टियल एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं और उसको रीअब्सॉर्ब करके अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकते हैं। बिमिंग कहता है ना सिर्फ इसके साथ मैं अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता हूँ बल्कि बेस्टियल एनर्जी की मदद से मैं अपनी बॉडी को हील भी कर सकता हूँ। बिमिंग की पूरी बॉडी में वेन्स के अंदर बेस्टियल एनर्जी बहना शुरू हो जाती है और इस बेस्टियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना इतना भी आसान काम नहीं है क्योंकि ये बेस्टियल कोर से जुड़ी हुई है, इसलिए बेस्टियल कोर जिस भी डीमन की होती है वो उससे अपनी एनर्जी को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करने देता। बिमिंग जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है वो अलग डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पर उसके अंदर उसे सोरिंग सर्पेंट नजर आता है। इसके अलावा उसे वर्मिलियन वुल्फ भी नजर आता है और डीमन एप किंग, वो सारे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जबकि वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। बड़ा सा सोरिंग सर्पेंट उसके इर्द गिर्द लिपट जाता है जबकि बिमिंग उसको पकड़कर अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए एक जोरदार चीख मारता है और उन तीनों डीमंस की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका लेवल अप हो चुका है, अब वो प्राइमरी हंटर स्टेज से निकल गया है और साथ ही वो अपनी थर्ड डायमेंशन से बाहर आ जाता है। इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुका है और वहीं पर वो सो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आती है वो उठकर बैठता है और अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है मैं तो अपनी प्राइमरी और इंटरमीडिएट दोनों स्टेजेस से निकल चुका हूँ, यानी कि मैं अब हाई लेवल का हंटर बन चुका हूँ। वो स्नोबॉल की तरफ देखता है जो कि अभी भी सो रही होती है। बिमिंग कहता है अगर स्नोबॉल ने मुझे थोड़ी सी और एनर्जी दी होती तो मैं तो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और मैं मर चुका होता। ये तो अच्छा हो गया कि मैंने इसकी थोड़ी एनर्जी ली है। फिर बिमिंग उन अंडू और अपने डैगर की तरफ देखता है तो उसे याद आता है कल उन मंकी से फाइट करते हुए उसके पास सिर्फ एक डैगर था, इसलिए वो उनका मुकाबला नहीं कर पाया और उसे याद आता है कि बाकी के हंटर्स तीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। बिमिंग कहता है मेरे पास भी इसी तरह का एक वेपन था, मैंने उसे शायद यहीं पर रखा था। वो उसे ढूंढना शुरू करता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक एरो बो मिल जाता है। उसके हाथों पर एक ब्रेसलेट की तरह का होता है जिसमें से एरोज निकलते हैं। बिमिंग कहता है तो शुक्र है मुझे ये मिल गया, अब इस क्रॉसबो की मदद से मैं डबल अटैक कर सकता हूँ और साथ ही मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं होगी कि कोई मुझ पर स्नीक अटैक कर सकेगा। बिमिंग अभी अपने रूम में ही खड़ा होता है कि उसे नीचे से गूजोंग की आवाज आती है। गूजोंग किसी से कह रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। साथ ही शुई की आवाज आती है। शुई कहती है ब्रदर गूजोंग तुम्हें क्या हुआ? फिर उनसे कहती है तुम लोग इसके साथ क्या रहे हो। और साथ ही नीचे का सीन दिखाते हैं। गूजोंग जमीन पर गिरा पड़ा होता है। शुई उसके पास बैठी होती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो। बिमिंग जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है और ऊपर से गूजोंग को देखकर जंप करके नीचे आ जाता है। बिमिंग उन सारे हंटर्स के सामने खड़ा हो जाता है। वो सारे हंटर्स उन 5 फैमिली से आए होते हैं। बिमिंग शुई से पूछता है शुई यहाँ पर क्या हो रहा है। शुई अपने भाई से कहती है
तुम 2 दिन तक अपने रूम में थे, तुम जब नीचे नहीं आए तो हांग फैमिली वाले यहाँ पर आए और ब्रदर गुजोंग से कहते हैं कि वो उनकी फैमिली को ज्वाइन कर ले, लेकिन इसने इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने इसको पीटना शुरू कर दिया। विमिंग 2 दिन वाली बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अपनी पिछली लाइफ में मुझे 3 दिन लगे थे अपनी वॉरियर स्टेज को क्लियर करने में, लेकिन यहाँ पर तो मुझे पूरे 2 दिन लग गए एक हाई लेवल का हंटर बनने में। शुई बिमिंग से कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, हांग फैमिली वालों ने कहा है कि अगर गुजोंग उनकी फैमिली को ज्वाइन नहीं करता और उनका हंटर नहीं बनता तो वो लोग 2 दिन के बाद यहाँ पर आएंगे और गुजोंग को और चैन फैमिली के सभी लोगों को मार डालेंगे, यानी कि मुझे और तुम्हें भी मार देंगे। और आज 2 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं पर सामने 2 हंटर खड़े होते हैं, एक दादा और पोता। एक का नाम जॉन किंग होता है और एक का नाम जॉन्ग मिंग होता है। वो उनसे कहते हैं और हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं, हम लोग तुम लोगों को मारने के लिए आए हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यान फैमिली से 2 हंटर्स आते हैं जो कि गुजोंग को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। एक का नाम जॉन मिंग होता है और एक का नाम जॉन किंग होता है। जॉन किंग यानी कि ग्रैंडपा कहते हैं हम यहाँ पर हांग फैमिली की तरफ से आए हैं, पैट्रियार्च ने हमें यहाँ पर भेजा है ताकि हम गुजोंग को अपने साथ ले जा सके। वो उसे अपनी फैमिली का एक हंटर बनाना चाहते हैं। बिमिंग हंसते हुए उनसे कहता है तो तुम लोग यहाँ पर जॉन फैमिली से आए हो। जॉन मिंग उसे कहते हैं तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम चैन बाइमिंग हो। हमारी फैमिली यानी यान फैमिली, हमारे पैट्रियार्च ने कहा है कि तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो और हमारी फैमिली के एक हंटर बन सकते हो। गुजोंग भी वहीं पर जख्मी होकर पड़ा होता है और खांस रहा होता है, जबकि शुई उसके पास बैठी होती है। बिमिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है अगर ये लोग गुजोंग की ट्रू स्ट्रेंथ को देख लें तो ये बात मेरे लिए मसला क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये सारे गुजोंग को अपनी फैमिली में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इन्हें सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये कोई बारबेरियन है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और मैं गुजोंग को इनमें से किसी फैमिली के पास नहीं जाने दे सकता क्योंकि मैं इसे खुद हंटर बनाऊंगा। बिमिंग उनसे कहता है ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है कि जान फैमिली वाले खुद यहाँ पर आए हैं और बाकी के सारे फैमिलीज वाले भी बहुत ही अच्छे हैं जो हमें ऑफर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं और गुजोंग किसी भी फैमिली को ज्वाइन नहीं करने वाले, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बिमिंग की ये बात सुनकर जान मिंग गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रिजेक्ट करने की। हम यहाँ पर तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल करने के लिए आए हैं और तुम हमें यहाँ से जाने का कह रहे हो। अगर तुम हमारे साथ जाने के लिए राजी नहीं होते तो हम लोग हांग फैमिली के यहाँ पर आने का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद ही तुम्हें मार डालेंगे। बाकी के फैमिलीज के हंटर जो वहाँ पर आए होते हैं वो भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जान फैमिली वाले इन सबको मारना चाहते हैं, हम जाकर अपने पैट्रियार्च से क्या कहेंगे, हम तो यहाँ पर इसलिए नहीं आए थे। शुई अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है ब्रदर अब क्या होगा। बिमिंग उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है क्या सिर्फ तुम 2 ही लोग हम सबको मारना चाहते हो। और साथ ही खिड़की खुलती है और खिड़की के रास्ते से एक गिद्ध उड़ता हुआ अंदर आ जाता है जो कि एक डीमन स्पिरिट है जॉन मिंग की। वो गिद्ध आते ही सीधा बिमिंग पर अटैक करता है। बिमिंग अपने हाथों को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करता है। बिमिंग कहता है ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है और कहता है ये तो ब्लड थर्स्टी वल्चर है। दादा और पोते दोनों के पास एक एक गिद्ध होती है, एक के पास छोटी और एक के पास बड़ी होती है। बाकी के सारे हंटर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही गंदी स्मेल है, इससे तो मेरी आंखें भी दर्द करना शुरू कर दी। और साथ ही वो अपने नाक पर हाथ रखते हुए उस घर से बाहर निकल आते हैं, जबकि शुई को भी वो स्मेल बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। बिमिंग उसे कहता है शुई गुजोंग को अपने साथ लो और दूसरे कमरे में चली जाओ और तब तक बाहर मत आना जब तक बाहर आने का मैं ना कहूँ। जॉन किंग बिमिंग से कहता है तुम जितना चाहे उतना स्ट्रगल कर सकते हो, लेकिन लास्ट पे यही नतीजा निकलेगा कि तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगोगे। जबकि शुई गुजोंग को अपने साथ लेकर बेडरूम में चली जाती है और साथ दरवाजा बंद कर देती है। बिमिंग उन दोनों के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है मैं तो ये देखने के लिए मरा जा रहा हूँ कि तुम लोग कैसे मुझसे मेरी जान की भीख मंगवाते हो। ये बात सुन के जॉन मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बस एक कीड़े मकोड़े हो, तुम्हें हमारे सामने इस तरह बोलने की इजाजत नहीं है, तुम्हें शायद बड़ों के सामने बोलने की तमीज नहीं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे बात करते हैं। और साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट को अटैक करने के लिए आगे भेजता है और अपने वेपन भी निकाल लेता है। बिमिंग पहले उसके ब्लड थर्स्टी वल्चर को डॉज करता है, फिर साथ ही जॉन मिंग भी अपने वेपन्स के साथ उस पर अटैक करता है। बिमिंग पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक से बचता है। जॉन मिंग उसे कहता है तुम कहाँ पर भाग रहे हो, और वो फिर से आगे बढ़कर उस पर अटैक करने लगता है। बिमिंग अपना नाइफ निकाल लेता है, उसके वेपन से अपने नाइफ को टकराता है और साथ ही उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, जिससे वो दीवार के साथ जाकर गिरता है। जॉन मिंग गिरने के बाद कहता है ये लड़का तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बाकी के सारी फैमिलीज के हंटर दरवाजे के बाहर ही खड़े होते हैं और देखकर कहते हैं बिमिंग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
हालांकि जॉन मिंग भी उसके सामने नहीं टिक पाया। जॉन किंग आगे बढ़ते हैं और अपने पोते से कहते हैं, हमें बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा, इस तरह गुस्से के साथ उस पर अटैक करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। बिमिंग अभी अपनी जगह पर खड़ा होता है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है कि उसी वक्त ब्लड थर्स्टी वल्चर पीछे से आता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन बिमिंग जल्दी से अपने डैगर को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है। यानी बिमिंग जॉन मिंग की बैटल स्पिरिट को मार देता है। अब इस बात से जॉन मिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मेरे ब्लड थर्स्टी वल्चर को मार डाला, और अपने वेपन को उठाकर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुमने मेरी बैटल स्पिरिट को मारा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि उसके दादाजी चिल्लाकर कहते हैं, रुक जाओ, पीछे हटो, लेकिन वो उनकी बात सुनने की बजाय आगे बढ़ जाता है और बिमिंग पर अटैक करता है। बिमिंग अपने नाइफ को सामने करते हुए जबरदस्त पंच मारता है उसके चेहरे पर और उसके दांत तोड़ देता है। बिमिंग के पंच की वजह से पहले वो ऊपर वाली छत के साथ लगता है और फिर नीचे आकर गिरता है। बिमिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले मुझे हरा सकते हो? जॉन किंग भागते हुए आते हैं और उसके पास बैठकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? मार खाया हुआ जॉन मिंग रोते हुए अपने दादाजी से कहता है, दादाजी आपको इससे मेरा बदला लेना होगा, जाएं और इसे मार डालें। दादाजी उसे कहते हैं, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जॉन किंग बिमिंग से कहते हैं, हम तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे, हमने तुम्हें अपनी फैमिली को ज्वाइन करने की ऑफर की, लेकिन तुमने मेरे पोते को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े न कर पाया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। और साथ ही जॉन किंग अपने वल्चर को आगे भेजते हैं और कहते हैं, माउंटेन स्प्लिटिंग क्लॉज का यूज करो। बिमिंग ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, ये वाला बीस्ट अभी तक तो अपनी बैटल नाइट स्टेज पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी इसके अंदर एबिलिटी कहां से आ गई? साथ ही वो कहता है, हो सकता है कि इसके अंदर रॉयल ब्लड हो, यानी हो सकता है कि ये गिद्दू की रॉयल फैमिली से हो, इसलिए इसके अंदर ये एबिलिटी है। वल्चर उस पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। बिमिंग कहता है, मुझे लगता है कि वाकई इसके अंदर रॉयल ब्लड है, इसीलिए इसके अंदर ये एबिलिटी है। ना एडवांस लेवल पर किसी भी बैटल स्पिरिट के पास इस तरह की स्पेशल एबिलिटीज नहीं होती। ब्लड थर्स्टी वल्चर उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। बिमिंग कहता है, मैंने सोचने पर इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, ये बर्ड तो मेरे बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, अब मैं क्या करूं? बिमिंग कहता है, अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं काउंटर अटैक नहीं कर सकता। उसी वक्त चिरप चिरप करते हुए स्नोबॉल बाहर निकलती है और उस पर अटैक करती है। स्नोबॉल उसे नीचे की तरफ गिरा लेती है और उसके सर पे लगे हुए बालू से पकड़कर उसकी गर्दन को पीछे की तरफ खींच लेती है। ये देखकर दादाजी यानी जॉन किंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये कीड़ा मेरे वल्चर को कैसे पकड़ सकता है, और अपना बड़ा सा वेपन लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही बिमिंग उनको रोक लेता है और अपने डैगर से उन पर अटैक करता है। उसके अटैक की वजह से जॉन किंग पीछे की तरफ हट जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जबकि बाकी के सारे हंटर्स बाहर खड़े होते हैं और ये कहते हैं, आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जॉन किंग और बिमिंग के दरमियान फाइट होगी। बिमिंग दादाजी पर फिर से अटैक करता है, जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। बिमिंग साथ ही आगे बढ़ता है और फिर से उसे किक मारता है, लेकिन वो जल्दी से साइड पर होकर उसे डॉज कर लेते हैं। लेकिन बिमिंग फिर से उस पर अटैक करता है। वो अपने वेपन को सामने करते हुए उसके डैगर के अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है, ये छोटा कीड़ा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि साथ ही जॉन किंग अपनी बैटल स्पिरिट की तरफ देखते हैं तो स्नोबॉल अपना मुंह खोलती है और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ाकर उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। दादाजी कहते हैं, इस लड़के के पास तो डिमोनिक बैटल स्पिरिट है, मेरा ब्लड थर्स्टी वल्चर भी उसके सामने नहीं टिक पाया। दादाजी कहते हैं, मेरे वल्चर के अंदर रॉयल ब्लड है, लेकिन फिर भी ये एक छोटे से कीड़े से हार गया। वो सारे हंटर्स फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हालांकि इनके वल्चर की बॉडी में रॉयल ब्लड है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा वीक है, ये उस कॉटन कैंडी जैसी बैटल स्पिरिट को भी नहीं हरा पाया। लगता है कि जॉन किंग का यहाँ पर अंत होने वाला है। दादाजी एक बार फिर से गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और बिमिंग पर अटैक करते हैं। बिमिंग अपने डैगर को सामने करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ को घुमाते हुए उनके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है, इससे दादाजी पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। बिमिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने एक बैटल स्किल को यूज करता है, जिसका नाम शैडो स्लाइस होता है, और अपने डैगर को चलाते हुए उनका एक बाजू काट देता है और कहता है कि जॉन फैमिली वाले सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, तुम लोग तो बिल्कुल बेकार हो। दादाजी अपने बाजू कटने के बाद चिल्लाकर उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम एक कीड़े मकोड़े हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। दादाजी के हारने के फौरन बाद बाकी के हंटर्स भी अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, बिमिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये एक इंटरमीडिएट हंटर को हरा सकता है तो इसका मतलब फ्यूचर में ये हमारे पूरे लोहे सिटी पर राज करेगा। उनमें से एक कहता है, इसने अभी भी एक बैटल स्किल को यूज किया, शैडो स्लाइस को, लेकिन ये तो सिर्फ एक इंटरमीडिएट लेवल का हंटर है, फिर इसे ये स्किल कहाँ से आता है। बिमिंग उन सब की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम में से कौन आगे बढ़ेगा, कौन सी फैमिली पहले मरना चाहेगी। डोंगफैंग फैमिली का हंटर उसे कहता है, मास्टर चैन आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मरने के लिए नहीं आए, हमें तो यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च ने आपकी फीस देने के लिए भेजा है। क्या आपने कहा था जिंदा के लिए 1 मिलियन और मरे हुए के 50,000। अपने पास से कार्ड उसे देते हुए कहता है, हमारे पैट्रियार्च ने आपके लिए पैसे भेजे हैं और कहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए वो माफी मांगना चाहते हैं। वो सारे अपने पास से कार्ड्स निकाल लेते हैं और कहते हैं, जू फैमिली और चैन फैमिली
जी फैमिली और डोगू फैमिली वाले भी आपको पैसे दे रहे हैं। बिमिंग उन सब से वो कार्ड्स ले लेता है और कहता है तुम सब लोगों ने अपने पैसे दे दिए हैं, अब यहाँ से दफा हो जाओ। उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। डोगू फैमिली का हंटर कहता है मास्टर चैन, ब्रदर गूजोंग के लिए हमारी ऑफर हमेशा के लिए रहेगी। अगर वो हमारी फैमिली को ज्वाइन करना चाहती है तो हम लोग उसे खुशी खुशी अपनी फैमिली में लेना चाहेंगे। जबकि जी फैमिली का हंटर भी साथ खड़ा होता है और उसे कहता है मास्टर चैन, हमारी फैमिली की ऑफर भी बिल्कुल सेम है, हम उससे डबल पैसा उसे दे सकते हैं। अगर गूजोंग हमारी फैमिली को ज्वाइन करना चाहेगा हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर होंग फैमिली के खिलाफ जा सकते हैं, फाइट में आप लोगों का साथ देंगे। सारे हंटर्स जैसे वहाँ से जाने लगते हैं बिमिंग उनसे कहता है यहीं पर रुको। वो हैरान हो जाते हैं कि अब क्या है। वो उनसे इशारा करके कहता है इन दोनों कचरा को भी उठाकर ले जाओ और इन्हें जान फैमिली के घर के बाहर फेंक देना। सारे हंटर कहते हैं जी मास्टर चैन, हम ऐसा ही करेंगे और वो उन दोनों को उठा लेते हैं। ऐसे वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं। ब्लड थर्स्टी वल्चर स्नोबॉल जिसका ब्लड पी रहा होता है वो जल्दी से उठता है और रोते हुए उनके पीछे भागना शुरू कर देता है, जबकि स्नोबॉल अपने मुंह में उसका एक पंख लेकर बैठा होता है और उदास होता है। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, फ्यूचर में तुम्हें ऐसे बहुत सारे पावरफुल बीस्ट खाने को मिलेंगे। जबकि नेक्स्ट सीन बेडरूम के अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर शुई गूजोंग के जख्मों पर मलम पट्टी कर रही होती है। गूजोंग हंसते हुए कहता है मैं तो गाँव का एक आम सा लड़का हूँ जो बिल्कुल बेकार है और मेहनत मजदूरी करता है, मैं तो एक हंटर भी नहीं हूँ, लेकिन ये बड़ी फैमिलीज वाले मुझे अपनी फैमिली में लेने के लिए बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स दे रहे हैं। बिमिंग भी अंदर आ जाता है और कहता है अगर वो जो तुम्हें ऑफर दे रहे हैं उसके 10 गुना भी ज्यादा दे तभी उनकी फैमिली ज्वाइन मत करना, क्योंकि तुम्हारी कीमत इससे भी ज्यादा है। और यहीं पर हमारी गॉड लेवल की एपिसोड 5 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।